लोगों का समूह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया और नेता ने दूसरों को चिल्लाकर कहा कि बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और जोर लगाना होगा। तभी लाल झंडे वाला आदमी, जिसका मतलब था कि वह सबका नेतृत्व कर रहा था, एक लड़के से तेजी से ऊपर चढ़ने और पीछे न रहने के लिए कहने लगा, क्योंकि ऐसी दुर्गम जगहों पर लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा एक साथ रहना चाहिए। यह स्पष्ट था कि इस आदमी के लिए यह कितना मुश्किल था, क्योंकि हर कोई चोटी पर नहीं चढ़ सकता। पहाड़ पर चढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी लोगों की शारीरिक क्षमताएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए आपको अपनी ताकत का गंभीरता से आकलन करना होगा। युवक ने समझाया कि वह कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, तो अकेले प्रयास से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह दूसरों की बराबरी नहीं कर सका। इस बीच छोटे बच्चों ने नायक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अब तक का सबसे कमजोर वयस्क था जिसे उन्होंने देखा था, क्योंकि भले ही वे छोटे थे, लेकिन बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि इसके विपरीत पूरी ताकत से भरे हुए लग रहे थे और आगे बढ़ने की इच्छा। फिर वह आदमी लड़के की ओर मुड़ा, उसे मिस्टर लेखक कहकर संबोधित किया और फिर पूछा कि वह क्यों नहीं झेल पा रहा है, जबकि प्राथमिक विद्यालय की लड़कियां भी उस युवक के विपरीत अच्छा कर रही थीं। तब लेखक ने बताया कि अपने पेशे के कारण वह एक गतिहीन जीवन शैली जीता है और किसी भी तरह के खेल में शामिल होने के बजाय घर पर रहना पसंद करता है। यही वजह है कि वह इतनी जल्दी थक जाता है, क्योंकि उसे शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की आदत नहीं है। नायक को याद आया कि वह घर पर कितना सहज महसूस करता था, जहां वह उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था, बस एक मुलायम बिस्तर पर लेटकर बिना ज्यादा ताकत और ऊर्जा खर्च किए खेल खेल सकता था। पता चला कि वह युवक अपने घर में, जहां जीवन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, एयर कंडीशनर के नीचे लेटकर खुश था। लेकिन हुआ यूं कि उसका संपादक लेखक को पहाड़ों पर घसीट ले गया, जिससे नायक खुद भी ज्यादा खुश नहीं था। युवक पहले से ही सोच रहा था कि वह संपादक को इस हरकत के लिए कैसे सजा देगा और सजा में शामिल था। लेखक उसे अपने ड्राफ्ट दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था, जो एक बेहतरीन बदला लग रहा था। और फिर वह छड़ी, जो उस युवक को चलने में मदद करने के लिए एकमात्र सहारा थी, अचानक एक विशिष्ट ध्वनि के साथ चरमरा गई, जो एक अप्रत्याशित स्थिति थी, क्योंकि वह उस पर इतना विश्वास करता था कि उसे लगता था कि वह टूट नहीं सकती। और क्योंकि जैसे ही वह छड़ी गायब हुई, युवक ने अपना सारा भार उस पर डाल दिया। जो तार्किक है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा था और गिरने लगा। उस आदमी को बहुत देर से एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है, इसलिए उसके पास बस गिरने का डर था, लेकिन उस समय कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। लेखक को कोई और सहारा नहीं मिला, क्योंकि इसके लिए समय बहुत कम था, इसलिए कुछ न करने के कारण वह युवक किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं सका, इसलिए वह बहुत ऊंचाई से गिरने लगा। और फिर उसने सोचा कि शायद यही उसका अंत होगा। युवक ने इस उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया कि अभी भी उसे पकड़ने का मौका है किसी चीज पर, लेकिन वह अब भी समझ रहा था कि वह खुद को नहीं बचा सकता, चाहे वह कुछ भी करे। वह मौत के कगार पर था और जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अपना जीवन किस पर बर्बाद कर रहा है, जो हर किसी को एक बार ही मिलता है। उस पल लेखक को एहसास हुआ कि किसी और दुनिया में सत्ता के सपने देखने के बजाय उसे जीवन को और अधिक यथार्थवादी रूप से देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना गुलाबी चश्मा नहीं उतार सकता, लेकिन देर सवेर उन्हें फिर भी किस्मत में लिखा था। लड़ाई नायक को एहसास हुआ कि उसे अपने जीवन के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए था और काम करते हुए हर तरह की बेकार की बातों में नहीं उलझना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से उसे यह बात बहुत देर से समझ आई। किसी ने भी उस युवक की मदद करने की कोशिश नहीं की और उसे बचाना शायद बहुत मुश्किल होता, इसलिए वह फिर भी एक ऊंचे पहाड़ से गिरने लगा, यह न जानते हुए कि वह उसे कहाँ ले जाएगा। युवक को काफी देर तक गिरना पड़ा, क्योंकि वह जमीन से बहुत दूर था और अब वह अनजानी दुनिया में गिर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा। जब नायक चट्टान से गिरा, तो उसने अपनी आंखें खोली और फिर महसूस किया कि वह इतनी भयानक गिरावट से बच गया था, जो सचमुच एक चमत्कार था। और तब उस युवक को एहसास हुआ कि वह यूं ही नहीं गिरा था, क्योंकि किसी ने उसके हाथों को रस्सी से एक मजबूत गांठ में बांध दिया था
और यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसा किसने और क्यों किया। जब वह व्यक्ति जागने के बाद होश में आ रहा था तो अचानक उसे लगा कि उसके माथे पर कुछ टपक रहा है। इसलिए उसने यह बूंद कहाँ से आ रही है इसका पता लगाने का फैसला किया। अपनी ताकत जुटाते हुए नायक ने ऊपर देखा और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे इतना प्रभावित किया कि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। युवक ने एक लड़की को देखा जो उस पर लार टपका रही थी और इसीलिए उस आदमी पर कुछ टपका क्योंकि वह अजनबी लगभग उसके ऊपर लटका हुआ था। लड़की ने बहुत ही अजीब तरह से बाघ की खाल जैसी कोई चीज पहनी हुई थी और उसके कपड़े आम लोगों के कपड़ों जैसे नहीं लग रहे थे क्योंकि वे बेढंगे और बहुत ही खुले हुए थे। नायक ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि वह भी उसकी तरह एक इंसान है, इसलिए वो उसे नहीं खाएगी। लेकिन उसे इन शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए खुद को काबू में रखना और चीखना चिल्लाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। और फिर अजनबी ने अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया जो लेखक के लिए समझ से बाहर थी, इसलिए उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि लड़की उसके मांस की कोमलता के बारे में बात कर रही थी। हालांकि उस लड़के को उम्मीद थी कि वे उसे नहीं खाएंगे। सैवेज सोच रही थी कि जब वह इस आदमी को भूनेगी तो कितना स्वादिष्ट लगेगा और सोच रही थी कि अगर इसे ठीक से पकाया जाए तो मांस कितना रसदार होगा। लेखक को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कह रही है, लेकिन फिर भी उसने अंदाजा लगाया कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही एक स्टेक बन जाएगा। नायक सोचने लगा कि शायद स्वर्ग चाहता था कि वह और ज्यादा कष्ट सहे और इसीलिए उन्होंने उसे चट्टान से गिरकर मरने नहीं दिया और अब वे उसे खा जाएंगे। अजनबी ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी और भूखी मुस्कान के साथ युवक के और करीब आने लगी थी। लाट टपकाती रही और अब वह आदमी अपनी आंखों के सामने हथियार देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा क्योंकि जो तुम्हें खाने वाला है उससे समझौता करना मुश्किल है। और फिर पता चला कि अजनबी ब्लेड से नायक को नहीं बल्कि उस रस्सी को काटना चाहती थी जिससे उसके हाथ बंधे थे और उसने ऐसा उसे आजाद करने के लिए किया, मारने के लिए नहीं। उसे इस घटना ने लेखक को बहुत हैरान कर दिया जो पहले से ही सोच रहा था कि उसका अंत आ गया है और उसने मन ही मन अपने जीवन को अलविदा कह दिया क्योंकि उसे यकीन था कि उसे जल्द ही मार दिया जाएगा और खा लिया जाएगा। और फिर उस अनजान महिला ने कहा कि हालांकि उसे बहुत भूख लगी है फिर भी वह किसी इंसान को नहीं खाएगी। जब नायक को एहसास हुआ कि वे उसे नहीं खाएंगे तो उसने आखिरकार उस अजनबी को करीब से देखने का फैसला किया जिसने हाल ही में उसे बहुत डरा दिया था। और तभी उसे ध्यान आया कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी क्योंकि उसके कान इंसान से ज्यादा बिल्ली या किसी और जानवर जैसे लग रहे थे। और फिर उस आदमी को एहसास हुआ कि उस अजनबी के कान तो अनोखे थे ही, उसकी पूंछ भी हैरान करने वाली थी। हालांकि नायिका इंसान जैसी दिखती थी, बोलती थी और दो पैरों पर चलती थी, लेकिन पता चला कि वह इंसान नहीं थी। फिर उस युवक ने सोचा कि चूंकि उसने ऐसा जीव देखा है तो शायद वह किसी दूसरी दुनिया में है क्योंकि और कोई संभावना नहीं हो सकती। युवक सोचने लगा कि चूंकि वह एक लेखक था उसे जो कुछ हो रहा था उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन वह इस बात से नाराज था कि मरने के सैकड़ों दिलचस्प तरीके थे और उसके पास गुरुत्वाकर्षण ही बचा था। नतीजतन नायक ने फैसला किया कि उसे खुद को संभालना होगा और इस जगह के बारे में और जानना होगा क्योंकि अब कोई भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी ताकि इस अनजान दुनिया में जीवित रहने के ज्यादा मौके मिल सके। सबसे पहले उस आदमी ने चारों ओर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह अब कहाँ है क्योंकि वह सोच रहा था कि किस्मत ने उसे कहाँ फेंक दिया है। नायक को कमरे का इंटीरियर ज्यादा पसंद नहीं आया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वह जिस जगह पर था वह बहुत अच्छी नहीं थी। लेखक अपने आरामदायक घर में सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, इसलिए उस समय जो कुछ भी उसके आसपास था वह उसे बहुत अव्यावहारिक और पुराने जमाने का लग रहा था। किसी तरह खड़े होने पर नायक ने निकास द्वार से आती रोशनी पर ध्यान दिया, इसलिए वह आदमी उस रोशनी की ओर चलने लगा। नतीजतन उस युवक ने बाहर देखने का फैसला किया, सड़क पर स्थिति का आकलन करने और यह समझने के लिए कि वह दुनिया कैसी दिखती है जिसमें उसे इतनी अप्रत्याशित रूप से लाया गया था। लड़के ने जो देखा वह उसे बहुत हैरान कर गया क्योंकि सबसे पहले उसकी नज़र दो दौड़ते हुए जीवों पर पड़ी जो एक लोमड़ी और एक पक्षी जैसे दिख रहे थे।
जो टैग खेल रहा था। बाद में उसने कुछ और जीवों को देखा जो भाले लेकर चल रहे थे और जानवरों की खाल पहने हुए थे। तभी मुख्य पात्र को एहसास हुआ कि वह खुद को एक आदिम समाज में पा रहा है, जो उसके कपड़ों, व्यवहार और आवाज। तभी पास में किसी ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन युवक को जो कुछ सुनाई दिया उसमें से एक शब्द भी समझ नहीं आया। लेखक स्वतः ही शोर के स्रोत की तलाश में घूम गया और जो उसने देखा उससे वह थोड़ा डर गया। आखिरकार उसने एक लंबे आदमी को देखा जिसने नायक का नाम, वह कहाँ से है और यानलोंग गांव में क्यों आया है, पूछा। लेकिन युवक को समझ नहीं आया कि वे उससे क्या चाहते हैं। इसके बाद लड़की उस आदमी की ओर मुड़ी और उसे पापा कहकर पुकारा और वह गायब हो गया। उसने उसे अजनबियों के सामने उसे कैप्टन कहने के लिए कहा। फिर नायिका ने हाँ कहा और फिर उस आदमी को फिर से डैड कहा, जिससे वह थोड़ा नाराज हो गया क्योंकि वे उसकी बात नहीं सुन रहे थे। और जब पिता और बेटी बात कर रहे थे, नायक वही जड़वत खड़ा रहा क्योंकि यह भाषा उसे नहीं आती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या हो रहा है। इसलिए वह युवक अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था, यह सोचते हुए कि वह वास्तव में एक आदिम समाज में आ गया है, जो कि अकल्पनीय था। इस बीच अजनबी ने कप्तान से पूछा कि वह आदमी चुप क्यों है, और फिर निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता ने उसे डरा दिया था। जिस पर उस आदमी ने खुद जवाब दिया कि चूंकि वह आदमी शालीन और दुबला पतला था, इसलिए वह शायद किसी बड़े गांव से आया होगा। इसके बाद कप्तान ने आगे कहा कि ओझा उनके गांव के मेहमान को देखना चाहता था, इसलिए उन्हें नायक को उसके पास ले जाना होगा। जब नायक चल रहे थे तो लेखक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि वह दूसरों से अलग था, और यही बात हमेशा की तरह ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा होता है और युवक सोचने लगा कि वह कहाँ पहुंच गया है, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वह जहां भी देखता, हर जगह पूंछ और सींग ही पूंछें थी। बदले में जीव आश्चर्यचकित थे कि नायक के न पंख थे, न सींग, न पूंछ, और उसका मांस इतना कोमल था, एक भी मांसपेशी नहीं थी। इसलिए वह निश्चित रूप से एक योद्धा जैसा नहीं लग रहा था। इस गांव के घर बहुत ही आदिम लग रहे थे, इसलिए उनसे ही पता चल रहा था कि लेखक खुद को एक ऐसे गांव में पा रहा है, आदिम समाज। और यह समाज निश्चित रूप से नायक की जन्मभूमि पर नहीं था, लेकिन चूंकि वह एक लेखक था, इसलिए उसके लिए पुनर्जन्म को स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं था। और हालांकि चट्टान से गिरना एक उबाऊ तरीका था, यह काफी दुर्लभ था। सवाल यह था कि युवक को आगे क्या करना चाहिए, और फिर उसने फैसला किया कि मुख्य बात यह है कि घबराना नहीं है और हर चीज पर ध्यान से नजर रखना है, क्योंकि वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। नायक को यह भी याद आया कि वहां जानवरों की हड्डियां थीं, हर जगह बिखरी पड़ी थी, लेकिन वहां कोई इंसानी हड्डियां नहीं थी, जो अच्छी खबर थी। और इस जगह पर रहने वाले जीव उस आदमी को घूर रहे थे, खाने पीने की वजह से ज्यादा वैज्ञानिक कारणों से, और उसे सोने भी दे रहे थे। यानी वे निश्चित रूप से नरभक्षी नहीं हैं, तो नायक के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और फिर सेनापति ने युवक से कुछ कहा, हालांकि युवक एक बार फिर कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि यह भाषा उसके लिए अपरिचित थी। यह स्पष्ट था कि नायक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाकियों को अभी भी समझ नहीं आया था, और उससे बात करने की कोशिश करना बेकार था। लड़के के भ्रमित भाव को नजरअंदाज करते हुए वह आदमी कुछ कहता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बात समझ ली गई है। नायक ने अपने हाथ हिलाकर यह दिखाना शुरू कर दिया कि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। फिर उस आदमी ने लेखक को शब्दों में सब कुछ समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और बस एक खास दिशा में हाथ हिला दिया। पता चला कि उस आदमी ने एक घर की ओर इशारा किया था। वो पूरी बस्ती में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था, इसलिए कोई अंदाजा लगा सकता था कि वहां कोई उच्च पद का व्यक्ति रहता होगा। और फिर हमें पता चला कि वहां एक जादूगर रहता है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए वह जीवों के लिए एक नया जादूगर ढूंढना चाहता है। लेकिन कबीले के सभी लोग पहले ही परीक्षा पास करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन किसी में भी जादू की प्रतिभा नहीं थी। इसलिए जीवों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि अगर उन्हें नया जादूगर नहीं मिला तो कबीला खत्म हो जाएगा। और फिर उन्हें याद आया, जिन लोगों का जादू का परीक्षण नहीं हुआ था उनमें से केवल वह अजनबी बचा था जिसे जीवों ने 3 दिन पहले पाया था। इसलिए जादूगर ने आदेश दिया कि उस युवक को उसके पास लाया जाए ताकि वह कोशिश कर सके, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए
लेखक ही कबीले को बचाने का एकमात्र मौका था। इसी परीक्षा के कारण नायक को जादूगर के पास लाया गया ताकि वह भी जादू की परीक्षा पास कर सके। जब नायक ने निवास में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक आदमी बीच में बैठा था और बाकी लोग उसके चारों ओर खड़े थे। इसलिए लेखक ने अनुमान लगाया कि यह आदमी संभवतः उनका नेता था। ओझा ने युवक को आमंत्रित करते हुए हाथ हिलाना शुरू किया और वह भी आश्चर्यचकित था कि उनका नेता उसे अपने पास बुला रहा था। लेखक को अपने पास बुलाना चाहता था। फिर युवक डरते डरते उस आदमी के पास जाने लगा जो उसे अपने पास बुलाता रहा। हालांकि उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। नायक को लगने लगा कि बूढ़ा आदमी कमजोर लग रहा है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह खुद को बचाने के लिए उसे बंधक बना लेगा, क्योंकि वह जानता था उसे किस उद्देश्य से बुलाया गया था। लेखक धीरे धीरे ओझा के पास गया, यह न जानते हुए कि आगे क्या होगा, और इसी वजह से वह घबराया हुआ था। किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार बूढ़ा व्यक्ति आंखें बंद किए बैठा रहा और कुछ नहीं बोला, जिससे युवक अपनी निष्क्रियता से और भी चिंतित हो गया, क्योंकि अज्ञात हमेशा भयावह होता है। और फिर ओझा ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनसे एक मंद नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति की हर झुर्री रोशन हो रही थी। इस रोशनी ने लेखक, और यह इतनी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से हुआ कि युवक जरूरत पड़ने पर बूढ़े पर हमला करने की अपनी योजना भी पूरी नहीं कर पाया। युवक को लगा जैसे वह गिर रहा है। पूरा कमरा घूमने लगा और अंधेरे में विलीन होते हुए गायब होने लगा। अंततः आवास नायक की दृष्टि के क्षेत्र से ओझल हो गया और वह एक अनजान जगह में उड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या क्या करना है। लेखक ही इस अंधेरे रहस्यमय शून्य में तैरता हुआ अकेला व्यक्ति निकला, जो अस्पष्ट रूप से किसी की याद दिलाता था अंतरिक्ष। लेकिन वह निश्चित रूप से अंतरिक्ष में नहीं था, क्योंकि वह सांस ले सकता था। और अचानक वह आग से घिरने लगा, जो सचमुच कहीं से आ रही थी। लपटों ने नायक की निगाहें खींच ली और वह बिना रुके आग को देखता रहा, मानो इससे उसे कोई रहस्य जानने में मदद मिलेगी। और फिर पता चला कि यह सिर्फ एक लौ नहीं थी, क्योंकि उसमें किसी की आकृति दिखाई देने लगी थी। और तब युवक को एहसास हुआ कि आग में कोई व्यक्ति या कोई चीज है। उसी क्षण एक जादूगर प्रकट हुआ। उस आदमी के पास गया और युवक से पूछा कि क्या उसने यह सब देखा है, बिना यह बताए कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि वह जानता था कि लेखक उसे समझ जाएगा। फिर युवक ने पूछा कि बूढ़ा आदमी कहाँ से आया है, और फिर पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है और वह ओझा की भाषा क्यों समझने लगा है। बूढ़े ने समझाया कि उस समय नायक लेखक की आत्मा की गहराइयों में थे, और फिर कहा कि अब वह उनकी भाषा को लेखक तक पहुंचाएगा। युवक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा ताकि लड़का दूसरों को समझ सके। उसके बाद शमन ने फिर पूछा कि क्या लेखक ने इसे अभी भी देखा है, बिना यह बताए कि वह किस बारे में बात कर रहा था। युवक, जो यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या उससे यही पूछा जा रहा है, ने कहा कि ज्वाला के अंदर या तो कोई अजगर या सांप है, क्योंकि संभवतः वृद्ध व्यक्ति यही पूछ रहा था। जिस पर वृद्ध व्यक्ति ने बस इतना ही उत्तर दिया कि यह बहुत अच्छा है। अब वास्तव में लेखक किसी अज्ञात स्थान पर नहीं था, बल्कि आंखें बंद किए कमरे में ही था, मानो वह बस सो रहा हो। और फिर वह अचानक जाग गया। अचानक अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसके बगल में एक ओझा था, जिसने अपनी छड़ी उठाई और चिल्लाया, सुबाई। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने लेखक की ओर इशारा किया और उसे बताया कि वह लड़का अब यानलोंग गांव का निवासी है और अगला ओझा भी बनेगा। लेखक ने देखा कि अब वह एक पहले से अनजान भाषा समझ रहा है, और उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि ये सारे शब्द ये विशेष रूप से उसके लिए थे, क्योंकि उन्होंने उस पर एक छड़ी से निशाना साधा था। इससे सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ, जिसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण अजनबी एक जादूगर जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। इस खबर ने न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसकी बेटी को भी चौंका दिया, जिसने भी यह सब देखा और सुना। सभी प्राणी इस बात से खुश हुए कि उन्हें एक नया मनोम मिला है, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका कबीला नष्ट नहीं होगा। हालांकि खुश नायकों के बीच भी कुछ ऐसे थे जो इस घटना से बहुत खुश नहीं थे। बूढ़े जादूगर की पसंद पर इसलिए सवाल उठाया गया क्योंकि उसने अपनी जगह किसी बच्चे को चुना था, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह बूढ़े की जगह ले पाएगा या नहीं।
लेकिन उनके पास फिर भी कोई और विकल्प नहीं था। और फिर सेनापति ने लेखक का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे उनके जादूगर के चुनाव पर विश्वास है। और जब सब इस खबर पर चर्चा कर रहे थे, तो युवक ने खुद दूसरों की खुशी साझा नहीं की, क्योंकि किसी ने उसकी राय तक नहीं पूछी। नायक ने अभी अभी नई दुनिया में कदम रखा था कि वह तुरंत जादूगर बन गया, इसलिए वह उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि यह सब उसके लिए नया था। लेखक को उस लड़की ने उसकी मूर्छा से बाहर निकाला, जिसे उसने नई दुनिया में पहली बार देखा था, और उसने नायक को पकड़ लिया और उसे अपने साथ कहीं घसीट ले गई। उस लड़के ने विरोध नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से नायिका का अनुसरण किया, जो उसे लगातार एक अनजान दिशा में ले जा रही थी। इस बीच कुछ लोग नए ओझा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि उसका नाम सुबुबाई बहुत अजीब है, और वे यह भी सोच रहे थे कि वह किस जनजाति से आया है। और जहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, वहीं कुछ लोग बस खुश थे कि उनके पास एक ओझा था, जिसका मतलब था कि उनके कुलदेवता को कुछ नहीं होगा। लेखक का शुक्र है कि सभी खुश थे कि वे बहिष्कृत नहीं होंगे और अपने पूर्वजों को निराश नहीं करेंगे। और युवक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक ओझा कैसे बना दिया गया, और क्या यह सामान्य बात थी। और फिर लड़की ने लड़के को आश्वस्त किया कि उसे महान ओझा ने स्वयं चुना है, किसी और ने नहीं। बल्कि उसने फिर नायिका ने कहा कि चूंकि ओझा ने ऐसा कहा है, इसलिए यह सही निर्णय था, क्योंकि उसके फैसलों पर शक नहीं किया जा सकता। लड़की ने यह बात इतने आत्मविश्वास और उत्साह से कही कि उसने उस लड़के की तरफ उंगली भी उठानी शुरू कर दी, जिससे उसकी बात और पुख्ता हो गई। नायिका ने अपना परिचय यान हुआ के रूप में दिया और फिर कहा कि अब वह नए ओझा पर नजर रखेगी, इसलिए अगर उसके कोई सवाल हो तो वह बेझिझक पूछ सकता है। यह स्पष्ट था कि यान हुआ उसे सौंपे गए काम से खुश थी, क्योंकि वह बेसब्री से सवालों का इंतजार कर रही थी। फिर उस युवक ने लड़की से उसके बारे में और बताने के लिए कहा। वह कहने लगी कि उस कबीले का नाम यानलोंग है और उनका कुलदेवता भी, लेकिन वह उसका वर्णन नहीं कर सकती थी, इसलिए जब समय आएगा तो वह खुद ही पता लगा लेगा। लेखक ने अनुमान लगाया कि उसने उस आग में जो देखा वह यानलोंग कुलदेवता था। नायिका की कहानी के बाद युवक ने उससे कबीले में अपने कर्तव्यों के बारे में बताने को कहा। नायक ने स्वयं देखा कि लड़की का पिता एक मुखिया है, लेकिन वह ओझा की बात सुनता है, तो यह पता चलता है कि ओझा एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यान हुआ इस प्रश्न से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अगर वह लड़का ऐसी बातें भी नहीं जानता था, तो वह किस जनजाति का था। फिर नायिका ने समझाया कि ओझा कबीले का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, और अगर ओझा न हो तो कबीला जिंदा नहीं रह सकता। ओझा के बाद नेता आता है, जो लड़की का पिता है और जिसका नाम यांगू है। और नेता के बाद मुख्य शिकारी आते हैं, जिनमें अविश्वसनीय ताकत होती है। कबीले में टोटेम सैनिक, रिजर्व सैनिक और आम लोग भी शामिल हैं। और फिर उस आदमी ने देखा कि हालांकि वहां बहुत कम लोग थे, इस जनजाति के लोगों में काफी अलग अलग स्थितियां थीं। ये जाहिर था कि इस बात ने लड़की को आहत किया। और फिर उसने बताया कि उनकी बस्ती में पहले और भी बहुत से लोग हुआ करते थे। यानुआ ने एक और कहानी सुनाने के लिए अपने विचारों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन नायिका के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। कहानी इस तथ्य से शुरू हुई कि यानलोंग जनजाति के लोग अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई उपजाऊ जमीन पर रहते थे, और तब वहां पानी और भोजन सहित हर चीज प्रचुर मात्रा में थी। फिर वहां लोगों के पास पानी का एक स्रोत था, और वे कभी भूखे नहीं रहते थे। उस समय वे एक विशाल जनजाति थे, क्योंकि उनकी संख्या 300 थी, जिनमें से 65 शक्तिशाली सैनिक थे। हालांकि उनका सुखी जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि 6 महीने पहले उन पर काले सांप जनजाति ने हमला किया और उन्होंने यानलोंग जनजाति के शिकारगाहों को नष्ट कर दिया, और उस दिन उनके कई निवासी मारे गए। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि लोगों ने अपनी उपजाऊ जमीन खो दी, क्योंकि नायक काले सांप जनजाति का विरोध करने में असमर्थ थे। उन्हें उस जगह जाना पड़ा जहां वे अब हैं। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे कैद में तड़प रहे अपने साथियों को बचाने और फिर अपने पूर्वजों की जमीन वापस पाने के लिए और भी मजबूत बनना होगा। जब यान हुआ चिल्ला रही थी कि वह हर मरे हुए इंसान का बदला लेगी, लेखक चुपचाप उस सब के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी अभी सुना था। इसके बाद नायक उदासी से दूर हट गए और उस इलाके को देखने चले गए, ताकि नए जादूगर को पता चल सके कि अब उसे कहाँ रहना होगा। और हालांकि कबीले ने अपनी उपजाऊ जमीनें खो दी, फिर भी
साफ था कि नायिका को वह जगह बहुत पसंद थी जहां वे उस समय रह रहे थे। नायकों ने इसी तरह अपना समय बिताया, जबकि यान हुआ उस लड़के को सब कुछ दिखा रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सब जानना जरूरी था। सैर के बाद युवक को हालात का एहसास हुआ और उसने निष्कर्ष निकाला कि इस जनजाति के लिए हालात जितने बुरे हो सकते थे उतने ही बुरे थे। लगभग सभी निवासी दुबले पतले और पीले पड़ गए थे। इसलिए यह स्पष्ट था कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था और वे भूख से मर रहे थे। प्रति व्यक्ति दिए जाने वाले भोजन की मात्रा नगण्य, इसलिए सभी कुपोषित थे, जो दुखद था। एक और समस्या यह थी कि मौसम की स्थिति और स्वच्छता की कमी ने बैक्टीरिया के प्रसार के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया था, और अगर कोई महामारी फैलती है तो परिणाम भयानक होंगे और कई लोग बच नहीं पाएंगे। स्थिति इतनी कठिन थी कि नए ओझा को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरों की मदद करने के लिए कहां से शुरुआत करे। और फिर उस आदमी ने कुछ आवाज और एक सिर सुना, जिससे पता चला कि दैनिक सहायक सिस्टम लोड हो रहा था। कुछ चीजें सचमुच लोड होने लगी और फिर एक संदेश आया जिसमें बताया गया था कि दैनिक सहायता प्रणाली सक्रिय हो गई है, पर डाउनलोड सफल रहा। तो इस प्रणाली वाला एक बोर्ड युवक के सामने प्रकट हुआ। नायक ने सोचा कि चूंकि वह एक लेखक था, इसलिए उसे पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि इसके बिना यह कहाँ होता। इसलिए उसने विचार शक्ति से इसे नियंत्रित करने का निश्चय किया और सिस्टम से पूछा कि इसके क्या क्या कार्य हैं। फिर युवक ने कार्यों को सुना, वर्तमान में उसके लिए उपलब्ध है। इसके बाद सिस्टम ने कहा कि उसे हर दिन चेक इन करना होगा ताकि उसे रैंडम न्यूबी सेट मिल सके। हर बार जब कोई हीरो चेक इन करता है तो उसे मध्यम सेट मिलने की संभावना कम और उन्नत सेट मिलने की संभावना बहुत कम होती है। मासिक अंक से औसत सेट मिलने की गारंटी है और वार्षिक अंक से उन्नत सेट मिलने की गारंटी है। और जब सिस्टम कह रहा था कि पहले वर्ष के बाद अन्य सहायता समूह खुलेंगे, तो लेखक को एहसास हुआ कि सहायता उतनी व्यापक नहीं थी जैसा उसने सोचा था। वैसा ही हुआ आखिरकार। उस आदमी के पास इंतजार करने के लिए पूरा साल तो है नहीं, क्योंकि उस दौरान तो पूरी जमात भूख से मर जाएगी। और फिर युवक अचानक रुक गया, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। पता चला कि युवक इस बात में दिलचस्पी लेने लगा था कि क्या दूसरे लोग सिस्टम इंटरफेस देख सकते हैं, और फिर उसे पता चला कि सिर्फ मालिक ही इसे देख सकता है। फिर लेखक का ध्यान उस लड़की की ओर गया जो इस बात से नाराज थी कि वे उसकी बात नहीं सुन रहे थे और वह किस बारे में बात कर रही थी। जब वह प्रशिक्षण ले सकती थी तब वह जनजाति में थी। और फिर नए ओझा ने इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए माफी मांगी और कहा कि उसने ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। हालांकि यानुआ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने लड़के को चुप रहने का आदेश दिया और फिर उसे अपने साथ बुलाकर युवक को ऐसी जगह ले गई जहां वह आराम कर सके। और फिर नायिका युवक को उस बस्ती में स्थित एक झोपड़ी में ले गई। उसके बाद यानी हुई बाग के फर के पास बैठ गई, जो कुछ हद तक एक बिस्तर। ओझा ने पूछा कि क्या वह अब यही रहेगा। चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह उस घर जैसा बिल्कुल नहीं है जहां वह पहले रहता था। लड़की इस सवाल से शर्मिंदा हुई और फिर डरते हुए बोली कि शायद उसके लिए यही बेहतर होगा। युवक ने नायिका के अचानक बदलते मूड पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि वह बहुत थका हुआ है और आखिरकार आराम कर पाएगा। उसके बाद वह लड़का बिस्तर जैसे दिखने वाले इस बिस्तर पर कूद गया और उसे यह भी ध्यान नहीं आया कि यानो अब बहुत खुश नहीं है इसके बारे में। लेकिन फिर लड़की ने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ओझा को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। और फिर लेखक ने बाघ की खाल सूंघी और फिर महसूस किया कि उसमें अजीब सी गंध आ रही है। अंत में उसे लगा कि गंध दूध जैसी है, इसलिए उसे पसंद आई। उसी समय नायिका ने अचानक युवक पर हमला कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि उसे बाघ की खाल सूंघनी नहीं चाहिए और वहां किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। लेखक ने लड़की के ऐसे आवेग की कल्पना नहीं की थी, इसलिए वह इस बात से बहुत हैरान थी कि उसने इतनी छोटी सी हरकत पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी। और फिर यान हुई ने अपनी प्रतिक्रिया यह कहकर समझाई कि वह उसी जगह सो रही थी जहां नया ओझा अब लेटा हुआ था। लड़की के इस कबूलनामे के बाद लेखक ने इस सब के बारे में सोचना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि नायक अब एक अजीब स्थिति में थे। यह स्पष्ट था कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि यह यानुआ के व्यवहार से महसूस किया जा सकता था। और चूंकि नायिका ने सुझाव दिया था कि वह लड़का उसकी झोपड़ी में रहे, इसका मतलब है कि अब वे
साथ रहना होगा। युवक इस बात से शर्मिंदा नहीं था कि लड़की के सींग और पूंछ थी, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये सभी विशेषताएं इस तथ्य से संतुलित थी कि यान हुआ का शरीर और चेहरा लेखक की राय में काफी अच्छा लग रहा था। इसलिए सभी फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद युवक ने फैसला किया कि वह अभी भी नायिका के साथ रहेगा और रहेगा। लड़की अपने प्रति इस रवैये से और इस बात से भी नाराज थी कि नायक ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो वह इस झोपड़ी में रहने के लिए विनती की। इसलिए यान हुआ ने उससे पूछा कि उसे इस तरह व्यवहार करने की क्या जरूरत है। इसके बाद नायिका ने कहा कि उसे आज रात गश्त पर जाना है, इसलिए वह जा रही है, और फिर कहा कि लेखक उसकी चीजों को न छुए वरना उसके सिर पर चोट लग जाएगी। और युवक लड़की के डांटने के तरीके से भावुक हो गया, क्योंकि भले ही वह बड़ी दिखती थी, लेकिन वह बहुत जल्दी शर्मिंदा हो जाती थी। यानुआ के जाते ही नायक ने तुरंत फैसला किया कि अब काम पर लग जाना चाहिए। तो उसने सिस्टम को बताया कि वह चेक इन करना चाहता है, जिसके जवाब में उसे पता चला कि चेक इन सफल रहा। फिर लेखक ने पहले दिन का बटन दबाया और सिस्टम ने उसे बताना शुरू कर दिया कि उसे जल्द ही इनाम मिलेगा। सिस्टम ने नायक को बधाई दी क्योंकि उसे औसत दर्जे का सपोर्ट मिला था, जिसमें इलाज भी शामिल था। और फिर उस आदमी ने सोचा कि चूंकि उसे औसत दर्जे का सपोर्ट मिला है तो यह उसकी किस्मत है। और फिर उसने सोचा कि क्या यह पहले अंक के लिए एक निश्चित इनाम था, और फिर उस युवक ने खोलने का फैसला किया। चरित्र पैनल पर जाकर उसने सुबुबाई नाम 0.710 की सहनशक्ति, लगभग उसी स्तर की शक्ति और गति 2.110 के स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां, लेखक के रूप में काम, और हाल ही में अर्जित प्रथम स्तर की उपचार क्षमता सहित उसकी सभी विशेषताएं देखी। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी विशेषताएं इतनी सामान्य थी तो शायद इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए ये सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए उसे अपना ध्यान रखना होगा। इस बीच इतनी देर रात बूढ़े ओझा की झोपड़ी से रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब था कि उसका निवासी सो नहीं रहा था। पता चला कि उस समय बूढ़ा आदमी सोच में डूबा बैठा था, अकेले नहीं बल्कि कबीले के सरदार के साथ। बूढ़े जादूगर के हाथों में कोई ऐसी चीज थी जो शायद उसे जादू में मदद करती थी। और फिर सरदार ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सुबुबाई कहाँ से आया है, इसलिए यह संदिग्ध था कि वह सचमुच जादूगर बन सकता है। और फिर बूढ़े आदमी ने समझाया कि उनके पास चुनने का समय नहीं बचा है, क्योंकि उनके कबीले में किसी के पास जादू नहीं है, केवल अजनबी ही, जो अचानक प्रकट हो गया था। उसके शब्दों के बाद ओझा जोर जोर से खांसने लगा, जिससे सरदार बहुत डर गया और कहने लगा कि बूढ़े को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर महान ओझा ने कहा कि चाहे वह इसे रोकने की कितनी भी कोशिश करे, उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश करना बेकार है। पता चला कि उस आदमी का मानना था कि कबीले ने ओझा के लिए ढेर सारी मुसीबतें ला दी हैं, क्योंकि अगर वे ज्यादा ताकतवर होते तो बूढ़ा आदमी काले सांप जनजाति के हमले के दौरान बहुत कुछ सहना पड़ा है। फिर ओझा ने मुखिया को शांत किया और कहा कि चिंता न करे, क्योंकि अभी और भी जरूरी काम है। बूढ़े ने सेनापति से 3 दिन में उत्तराधिकार समारोह आयोजित करने को कहा। हालांकि मुखिया को इस पर संदेह हुआ, क्योंकि उसे लगा कि बूढ़ा बहुत जल्दी में है, क्योंकि उन्हें सुबुबाई के बारे में कुछ नहीं पता था और वह काले सांप जनजाति से हो सकता है। लेकिन महान ओझा को यकीन था कि काले सांप जनजाति इस तरह के किसी व्यक्ति को नहीं पाल पाएगी, और ईमानदार बच्चा। साथ ही यह भी न भूलें कि सुबुबाई को उसकी आत्मा की जांच के बाद नया जादूगर चुना गया था, और लेखक की आत्मा में जरा भी द्वेष नहीं है। वह वर्षा के जल की तरह पवित्र है जो अभी तक जमीन तक नहीं पहुंचा है। ए बूढ़े व्यक्ति ने निश्चय किया कि सुबुबाई संभवतः किसी पौराणिक जनजाति से है, इसलिए जब तक वह कोई बुरा काम करने का फैसला नहीं कर लेता तब तक उसकी रक्षा की जानी चाहिए। और जब लेखक से चर्चा हो रही थी, वह स्वयं अपने नए बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसे किसी बात का संदेह नहीं था, महान जादूगर सक्षम था। मुखिया को यकीन दिलाना था कि सुबुबाई एक अच्छा इंसान है, इसलिए सेनापति ने समारोह की तैयारियां शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही यान हुआ के पिता जाने वाले थे, बूढ़े को एक और बात याद आई जो वह उन्हें बताना चाहता था। फिर सेनापति को जानकारी मिली कि ओझाओं के वंशज अक्सर उनकी क्षमताएं विरासत में पाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि ओझाओं के और बच्चे हो
सेनापति ने बूढ़े को आश्वस्त किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ बेहतरीन तरीके से करेगा। और जब मुखिया महान जादूगर के घर से निकलने लगा तो उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो झोपड़ी के बहुत पास बैठी थी। उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी शायद पूरे समय उसके और जादूगर के बीच हो रही बातचीत पर कान लगाए बैठी थी। फिर यानुआ ने खुद को सही ठहराते हुए कहा कि वह गश्त पर थी और इसलिए वहां से गुजरी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन उसके बाद मुखिया ने अपनी बेटी को शांत किया और कहा कि उसे परवाह नहीं कि उसने कुछ सुना या नहीं, और फिर कहा कि वह यानुआ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इनायका खुश थी कि उसके पिता ने आखिरकार उसकी ताकत पहचान ली, इसलिए वह यह साबित करने के लिए किसी भी कार्य के लिए तैयार थी कि वह सब कुछ कर सकती है। लेकिन सेनापति के चेहरे पर उस बेखबर लड़की जैसी खुशी नहीं दिख रही थी। और फिर उस आदमी ने अपनी बेटी से कहा कि वह उस युवा जादूगर की स्त्री बन जाए और उसके बच्चे को जन्म दे। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा होगा। यह सुनकर लड़की एक तरफ आश्चर्य से देखती रही और अभी अभी सुनी हुई सारी बातों के बारे में सोचने लगी। जब नायिका को सब कुछ समझ में आया तो उसने अपने पिता को डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि वे पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि यान हुआ केवल उसी पुरुष से शादी करेगी जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। इसका मतलब है कि उस युवा जादूगर के पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि वह हड्डी मांस का बना हुआ है। इसलिए युद्ध में उसकी जीत का कोई रास्ता नहीं है। फिर पिता ने जवाब में नायिका को कोसना शुरू कर दिया। उससे पूछा कि वह कितने लोगों को जानती है जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और फिर कहा कि अगर उसने उससे लड़ने की कोशिश की तो वह उस बेचारे को मार डालेगा। फिर एक गंभीर और शांत स्वर में उस आदमी ने अपनी बेटी से कहा कि वह बहस करना बंद करे, क्योंकि वह पहले से ही 19 साल की थी। तो खैर, अब बच्चे पैदा करने का समय आ गया था और साथ ही वह कबीले की सेवा भी करेगी। लेकिन यह स्पष्ट था कि यानुआ इन शब्दों से बहुत खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने पिता को समझाया कि उसे बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि वह और मजबूत बनना चाहती है और अपने कबीले का बदला लेना चाहती है। और फिर उसने यह भी कहा कि अगर सेनापति ऐसा चाहता है तो उसे खुद जादूगर से शादी करने दो। जब नायिका ने साझा किया इस पूरी स्थिति के बारे में उसकी राय जानने के बाद वह तेजी से भागने लगी और उसके पिता को उसे रोकने के लिए चिल्लाना पड़ा। जादूगर चुपचाप यह सब देख रहा था, पिता और बेटी की बहस की हर बात सुन रहा था। बूढ़ा आदमी हैरान था कि जवान में अभी भी इतनी ताकत है, और फिर उसने सोचा कि वह सचमुच देखना चाहेगा कि इस जनजाति का आगे क्या होता है। और भले ही महान जादूगर के पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, फिर भी वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि जनजाति का भविष्य सुखद है। युवा जादूगर के सो जाने के बाद जब वह उठा तो उसे झोपड़ी से रेंगकर बाहर निकलना पड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लेखक को बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और उसने ऐसे मौसम के हिसाब से बहुत हल्के कपड़े पहने थे। इसके बाद उस व्यक्ति को शक होने लगा कि क्या लोग इन झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि इमारतें छेदों और दरारों से भरी थीं। इस वजह से नायक को इतनी ठंड लग रही थी कि वह लगभग जमकर मर गया। युवक ने फैसला किया कि इस बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि यह हर रात नहीं चल सकता था। तभी सुबाई ने देखा कि यान हुआ वापस आ गई है, तो उसने उससे और भूसा लाने को कहा। ऐसा लग रहा था कि लड़की को भूसा लाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बस युवा ओझा को देखती रही। फिर उसे लगा जैसे उसे होश आ गया हो। उसे एहसास हुआ कि युवा ओझा ने उससे कुछ मांगा था। अपने पिता के साथ हुआ संवाद अभी भी नायिका के मन में था, इसलिए जैसे ही उसने लेखिका को देखा उसे तुरंत उन कई बच्चों की कल्पना हो गई जिनके बारे में नेता ने उससे पूछा था। अप्रत्याशित रूप से युवक को देखते ही नायिका उसे पीटने लगी और चिल्लाने लगी कि उसे जरूर एक बड़ा आदमी चाहिए। युवक को यान हुआ कि बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने उसे फिर से भूसा लाने के लिए कहा, यह सोचकर कि उसने सुना ही नहीं। तभी नायिका को आखिरकार उसकी बात समझ में आई और उसने पूछा कि उस लड़के को भूसे की क्या जरूरत है। युवक ने बताया कि लड़की के घर में कई छेद हैं, इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और इसके लिए उसे भूसे की जरूरत है। नायिका ने फिर समझ गई कि क्या हो रहा है और फिर कहा कि ऐसा ही हो, वह युवक की मदद करेगी। फिर युवक को लगा कि लड़की का व्यवहार और भी बुरा हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुबाई को यानुआ और उसके पिता के बीच हुई बातचीत का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह लगातार भ्रमित होता रहा
और उसे पीटा भी गया। और फिर युवक ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया, जिससे वह रुक गया। पता चला कि उस युवा ओझा ने ऐसे लोगों को देखा जो बिना किसी कारण के सो रहे थे, झोपड़ी नहीं बल्कि किसी छतरी जैसी दिखने वाली चीज के नीचे। ये बहुत छोटे जीव थे जो ठंड के कारण सिकुड़कर गेंदों की तरह हो गए थे। और फिर लेखिका ने नायिका से पूछा कि कोई सड़क पर क्यों सो रहा है, जबकि उसके पास खुद को ढकने के लिए भी कुछ नहीं था। तब यान हुआ ने समझाया कि बहुत कम लोगों के पास घर होता है और खालें बहुत कीमती होती हैं, इसलिए हर कोई अपना ख्याल रखता है। लेकिन नायक को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जान कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस भाव से युवा ओझा के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह अभी अभी सुनी गई खबर से कुछ खास खुश नहीं था। आखिरकार नायिका ने लेखक को भूसा ढूंढने में मदद की, तो उस वक्त नायक उसे हाथों में लिए चल रहे थे। और फिर अचानक युवक भूसा अपनी नई झोपड़ी में नहीं ले गया, बल्कि बाहर सोने वालों के लिए कंबल की जगह रख दिया, क्योंकि उनके लिए ठंड ज्यादा थी। यान हुई को यह बात समझ नहीं आई और उसने लेखक से पूछा कि उसने सारा भूसा उसे क्यों दे दिया। दूसरों को इसलिए नहीं, क्योंकि वह एक ओझा है, यानी यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर सुबाई ने लड़की को यह कहकर सब कुछ समझाया कि दूसरों की जान भी उसकी अपनी जान जितनी ही कीमती है। इन शब्दों ने नायिका को इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह इस कथन के जवाब में कुछ कह भी नहीं पाई। उस क्षण नायिका को एहसास हुआ कि वह युवा ओझा वैसा नहीं था जैसा उसने शुरू में सोचा था, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का खुलासा उसके कार्यों से होने लगा था। और फिर पूरे परिसर में किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस्ती में शिकारी लौट आए थे, और शिकारी खाली हाथ नहीं बल्कि शिकार लेकर लौटे, जिससे उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा कि शिकारी उनके लिए कितना सारा खाना ला रहे हैं। एक बच्चा तो लाल मुंह वाले सूअर के पास दौड़कर गया और कहने लगा कि जानवर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस बीच बड़े लोग खुश थे कि आखिरकार वे बच्चों को खाना खिला पाएंगे। फिर युवा ओझा ने लड़की से पूछा कि क्या खाना सभी गांव वालों में बांटा जाता है। और फिर इस सवाल के कारण उसे याद आया कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। यानुआ ने लेखक को समझाया कि खासकर जब मांस की बात आती है तो ज्यादातर मांस टोटेम योद्धाओं को जाता है और बचा हुआ हिस्सा बच्चों और आरक्षित योद्धाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि बूढ़े लोग क्या खाते हैं, तो नायिका ने बताया कि उन्हें खाना बहुत कम मिलता है और अगर उन्हें कुछ जंगली फल मिल जाए तो वे आमतौर पर खा लेते हैं। इसके अलावा यह जनजाति एक बार में शिकार का केवल आधा हिस्सा ही खाती है और बाकी आधा हम अपने खाने के लिए सुखा लेते हैं। जब शिकारी चले जाते हैं तो हम खुद को संभालते हैं। नायक को एहसास हुआ कि भोजन की आपूर्ति पूरी तरह से शिकारियों और संग्राहकों के एक छोटे समूह पर निर्भर थी, और यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। युवक ने यान हुआ से पूछा कि क्या उसका कबीला खेती, कृषि या पशुपालन में लगा है, क्योंकि इससे गांव को भोजन मिल सकता है। नायिका को लेखक के शब्द समझ में नहीं आए और फिर उसने कहा कि वे अपना पेट भी नहीं भर सकते, जानवरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लड़की के बयान नए ओझा को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस बस्ती में सब कुछ इतना बुरा है। सुबाई को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या समझाए कि सूअरों को बाद में खाने के लिए पाला जा सकता है, और सबसे ज्यादा संभावना है कि बेचारे सूअर को पहली ही रात चुपचाप मारकर खा लिया जाएगा। तभी एक शेर जैसा दिखने वाला आदमी नए साधु के पास प्रकट हुआ और उसने यान हुआ से पूछा कि यह आदमी कौन है, क्योंकि वे उसे पहली बार देख रहे थे। फिर उस आदमी ने अंदाजा लगाना चाहा कि यह कौन है और इसके लिए उद्देश्य के लिए उसने अपनी लूट भी रख दी ताकि सब कुछ विस्तार से पता चल सके। लेखक को न जानने वाले एक शिकारी ने पूछा कि क्या वह आदमी नायिका का भावी पति है जिसे उसके पिता ने उसके लिए ढूंढा था। तब यानुआ ने उस आदमी को डांटना शुरू कर दिया, उसे अंकल कोंगशी कहकर पुकारा, ऐसी बकवास करने के लिए उस पर चिल्लाया, और यहाँ तक कि हर दिन पूछता रहा कि नायिका की शादी आखिर कब होगी। तभी शिकारियों को बताया गया कि यह जादूगर का उत्तराधिकारी है, जिससे उन लोगों में वास्तविक आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता चला कि कबीले के बचे रहने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। और एक शिकारी ने देखा कि हवा बहुत पतली हो गई है, इसलिए उसे मोटा करना जरूरी होगा, और इसलिए वह लेखक को अपना पूरा शिकार देने वाला था। सभी को लगता था कि उनका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वह जादूगर का उत्तराधिकारी बने।
इसलिए उन्होंने उसका जीवन बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की। नायक ने यानुआ से पूछा कि क्या बस्ती में सभी मेहमानों के साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार किया जाता है जितना उसके साथ किया जाता है। और फिर नायिका लेखक ने पूछा कि हम अजनबियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन उस युवक के साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह भविष्य का ओझा है। तभी एक बच्चा उस युवक के कपड़ों को खींचने लगा, एक चिड़िया को पकड़े हुए जिसे वह भूखी निगाहों से देख रहा था और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह स्पष्ट था कि बच्चा खुद खाना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने लेखक से कहा कि वह अपना खाना उसके साथ बांटना चाहता है। और हालांकि सुबाई इस बात से भावुक हो गया, उसने समझ लिया कि यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह जल्द ही एक शमन जब रात होने वाली थी तब सभी लोग चले गए थे। वह लड़का यानुआ के साथ रुका और दोनों ने मिलकर आग पर शिकार को भूनना शुरू कर दिया। फिर लड़की ने पूछा कि लेखक ने उस छोटे लड़के से मांस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऐसा करने से शमन बच्चे का सम्मान करता। लड़के ने समझाया कि इसमें कोई सम्मान नहीं है क्योंकि वे सभी इंसान हैं। और फिर उसने कहा कि मांस को अच्छी तरह पकाना बेहतर है। और उस युवक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा था कि नायिका भोजन को किस नज़र से देख रही थी। भूखी निगाहें झपटने को तैयार थीं और कह रही थी कि शिकार लगभग तैयार है। फिर उस आदमी ने आखिरकार मांस को आग से उतार लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच खाने के लिए तैयार है, इसलिए उसे अब और खुद को तड़पाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद लेखक ने नायिका को खाना दिया क्योंकि वह अभी भी पके हुए मांस से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। हालांकि लड़की ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह इसे नहीं खा सकती क्योंकि यह मांस ओझा के लिए है, उसके लिए नहीं। इसलिए केवल ओझा ही इसे खा सकता था। लेकिन यान हुआ भूख इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वह खाना लेने लगी और कहने लगी कि चूंकि सुबाई जिद कर रहा है इसलिए वह मना नहीं कर सकती, और चूंकि नायिका के पास कोई चारा नहीं है इसलिए वह ओझा द्वारा दिया गया मांस ले लेगी, लेकिन उसे चुपचाप खाना होगा ताकि किसी को पता न चले। युवक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने नायिका से कहा कि वह बात करना बंद करे और एक निवाला खा ले। यानुआ ने खुद को रोकने की कोशिश करते हुए उस आदमी की बात दोहराई कि उसे बस एक टुकड़ा ही खाना चाहिए। यह नायिका कितनी भूखी थी, यह साफ जाहिर था कि मुंह खोलते ही उसकी लार टपकने लगी। युवक को उस समय लड़की की हालत का अंदाजा होने लगा, लेकिन उस लड़के के पास कुछ करने का समय ही नहीं था क्योंकि यानुआ तुरंत उसके पास आ गई और चिल्लाने लगी कि वह बस एक छोटा सा टुकड़ा ही खाएगी। उस पल युवा जादूगर लड़की की भूख के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो नायिका के साथ साथ एक पूरा तूफान उस युवक पर भी टूट पड़ा हो और उसे लगभग बेहोश कर दिया हो। नीचे फिर यान हुआ कि एक छोटा सा निवाला खाने के बाद सुबाई ने मांस की हालत देखी और लेखक जो कुछ देख रहा था उससे वह बहुत हैरान हुआ। आखिरकार नायिका ने न सिर्फ लगभग पूरा टुकड़ा ही काट लिया था, बल्कि एक हड्डी भी नहीं छोड़ी थी, उसे भी काट लिया था। हालांकि मांस युवक की जमीन से ज्यादा सख्त था, लेकिन ज्यादा नहीं, बस अफसोस था कि उसमें नमक नहीं था। जब नायिका ने सुना कि उस आदमी को नमक चाहिए तो उसने न जाने क्यों तुरंत अपने बैग में हाथ डालना शुरू कर दिया। फिर लड़की ने लड़के को कुछ दिया जो संभवतः नमक था और नायक को कोई गलतफहमी नहीं हुई, बर्तन में सचमुच नमक था। इसलिए उसने पूछा कि क्या यह नायिका का है। यानुआ ने स्वीकार किया कि कबीले में नमक नहीं बचा है, लेकिन उसने बस थोड़ा सा नमक जमा कर रखा था। नायिका ने समझाया कि सभी कुलदेवता योद्धाओं को नमक खाना चाहिए, लेकिन चूंकि वह एक आरक्षित योद्धा है इसलिए युवक को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह शांति से खाना खा सकता है। तभी लेखक को याद आया कि पाषाण युग में नमक बहुत कीमती था। अपने पिछले जन्म में वह किसी दुकान से कम दाम पर 1 किलो नमक आसानी से खरीदा जा सकता था। इसके बाद ओझा ने नमक लेने से मना कर दिया और कहा कि उसने इस बारे में सोचा है और तय किया है कि वह कुछ सादा खाना चाहता है, लेकिन लड़की फिर भी जिद करती रही कि वह मना न करे क्योंकि उसे उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। नायिका ने आखिरकार नमक वापस ले लिया और कहा कि चूंकि युवक इसे नहीं चाहता इसलिए वह इसे अपने पास रखेगी, जबकि लेखिका को लगा कि यह नमक यान के लिए एक खजाना है हुआ, इसलिए वह इसका इस्तेमाल यूं ही नहीं कर सकता था। सुबाई सोचने लगा कि जिस गांव में वह पहुंचा है वह शायद गरीब माना जाता होगा,
इसलिए उसे यह सोचना होगा कि सबसे गंभीर समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कैसे किया जाए। आखिरकार उस लड़के ने नमक खनन पर ही रुकने का फैसला किया। इसलिए उसने नायिका से पूछा कि उसकी जनजाति नमक कहाँ से लाती है। तब लड़की ने बताया कि शिकारी दूसरी जनजाति में जाते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में चित्तीदार हिरण जनजाति एक बाजार लगाती है और आसपास के गांवों के लोग वहां कुछ खरीदने जाते हैं। फिर सुबाई ने पूछा कि कब अगले बाजार खुलेगा, और यान हुआ ने 10 दिनों में जवाब दिया। और जब वह लड़का इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए बाजार जाने के बारे में सोच रहा था, नायिका अचानक अपना चेहरा छिपाने लगी, मानो यह छिपाने की कोशिश कर रही हो कि वह कुछ खा रही है। पता चला कि नायकों का ध्यान लड़की के पिता की वजह से भंग हो गया था, जो उनके पास युवक को यह बताने आए थे कि महान जादूगर उससे मिलना चाहते हैं। फिर लड़का उस झोपड़ी में गया जहां उसे नया जादूगर चुना गया था। सरदार ने उस युवक को बताओ कि उसे क्यों बुलाया गया है, इसलिए वह अनजान बनकर चलता रहा, जबकि वह व्यक्ति उसकी पीठ देखता रहा। इस बीच सेनापति ने दूसरों को बताया कि जल्द ही महान जादूगर के जाने का समय आ जाएगा और फिर सब कुछ सुबुबाई पर ही रह जाएगा। और तब शिकारी ने उसे उत्तर दिया कि वह यह जानता था और इसीलिए वे सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। अब पता चला कि झोपड़ी के पास शिकारी खड़े थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे चिंताग्रस्त थे, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। जब महान जादूगर का निधन हुआ तो उनके कबीले में हड़कंप मच गया। शिकारियों में से एक ने हुड पहना हुआ था, इसलिए यह देखना असंभव था कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था। और फिर जब रहस्यमय शिकारी ने अपना हुड उतारा तो पता चला कि वह एक सुंदर लड़की थी। हर कोई सोच रहा था कि सुबाई कैसा जादूगर होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। और फिर शिकारियों ने एक चीख सुनी, जिसने दूसरों को अपने नए जादूगर का अभिवादन करने के लिए कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जब लेखक वहां पहुंचा, महान जादूगर के घर पहुंचकर उसने लड़के से कहा कि उत्तराधिकार समारोह कल होगा। और उसी क्षण बूढ़ा व्यक्ति युवक को वह सब कुछ बताने ही वाला था जो उसे जानना जरूरी था। आखिरकार समय आ ही गया था और हम अब और देर नहीं कर सकते, क्योंकि महान जादूगर का समय समाप्त हो रहा है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने सुबाई से पूछा कि क्या वह जानता है कि जादूगर होने का क्या मतलब है, और युवक ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह वास्तव में नहीं जानता। इसलिए लेखक को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। इस तरह लेखक को पता चला कि शमन वह होता है जो किसी कबीले की रक्षा करता है, उसके अतीत को याद रखता है और उसके भविष्य का निर्धारण करता है, और यह सब करके ही कोई खुद को शमन मान सकता है। अपनी दुनिया में हर कबीला अपने कुलदेवता की शक्ति पर आधारित होता है। हर कबीले के अपने कुलदेवता होते हैं और केवल एक शमन ही उनकी शक्ति का उपयोग कर सकता है, और केवल एक शमन ही कुलदेवता योद्धाओं के रक्त के निशानों को जगा सकता है। लेकिन चूंकि वह युवक ज्यादा समय से इस दुनिया में नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि कुलदेवता योद्धा कौन है। इसलिए उसने महान शमन से पूछा। पता चला कि कुलदेवता योद्धा जादूगर के बाद जनजाति के सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं। प्रत्येक टोटेम योद्धा में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और प्रत्येक के रक्त में अपार शक्ति छिपी होती है। लेकिन न तो रक्त और न ही आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई महत्व है, क्योंकि वे स्वयं विकसित नहीं हो सकते। टोटेम चिन्हों के बिना योद्धा के रक्त में छिपी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जनजाति के लिए एक जादूगर का होना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में, केवल एक जादूगर ही योद्धाओं की क्षमता को उजागर कर सकता है और उन्हें मानवीय क्षमताओं से परे शक्ति प्रदान कर सकता है। हर किसी के खून में शक्ति होती है, इसलिए प्रशिक्षण और शिक्षा से सबसे कमजोर व्यक्ति को भी टोटेम योद्धा बनाया जा सकता है। नियमित आरक्षित और टोटेम योद्धाओं के बीच का अंतर उनके रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति में है। पर्याप्त रक्त शक्ति एकत्रित करने के बाद व्यक्ति किसी ओझा द्वारा किए गए बलवर्धक अनुष्ठान से गुजर सकता है। आमतौर पर आरक्षित योद्धा अधिकांश जानवरों से युद्ध के लिए पर्याप्त होते हैं। जनजाति अधिकांश समय उन पर निर्भर रहती है, लेकिन गांवों के बाहर कहीं कहीं ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल है, और केवल टोटेम योद्धा ही ऐसे जानवरों से लड़ सकते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन जनजाति उन पर निर्भर करती है और जनजाति की ताकत सीधे टोटेम योद्धाओं की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार लेखक को ओझा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण लगती है,
यह समझ में आया क्योंकि जब तक जनजाति में एक ओझा होता है, वह लोगों को टोटेम योद्धा बनने में मदद कर सकता है। और अगर हम उस खतरनाक समय को भी ध्यान में रखें जिसमें जनजाति रहती है, तो एक ओझा का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। खत्म। यहाँ बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा कि ओझा का महत्व यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि नायक ओझाओं के ताबीज भी बना सकेगा। इसके बाद ओझा ने युवक को एक कपड़ा दिखाया जिसमें कई अनजानी वस्तुएं रखी थी। उनमें ओझाओं के ताबीज बनाने की सभी विधियां भी थी, जो महान ओझाओं को ज्ञात थीं। जब लड़के ने एक पैकेट उठाया और अंदर देखा, तो उसे एक भी अक्षर समझ नहीं आया, क्योंकि यह भाषा उसके लिए अज्ञात थी। अक्षर हिलने लगे और युवक की आंखों के सामने चमक रही थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे पढ़ नहीं सकता था। लेखक ने बस इन अपरिचित अक्षरों को देखा और तुरंत सिरदर्द हो गया। पता चला कि युवक अभी तक शैमानिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उत्तराधिकार समारोह के बाद वे उसे प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति ने उस व्यक्ति को एक शैमानिक ताबीज दिखाया, जिसके प्रत्येक भाग पर एक जादुई रून बना हुआ था और इसे केवल जादू की मदद से ही सक्रिय किया जा सकता था। युवक बहुत खुश था कि जादू का समय आ गया था उसके लिए। फिर ओझा ने जादू के बारे में और बताने का फैसला किया और कहा कि जादू कई रूपों में आता है। जादू की मदद से आप ऐसे जहर बना सकते हैं जिनसे आप किसी को जहर दे सकते हैं, और ऐसा जादू भी है जिससे आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आशीर्वाद देने की ऐसी तकनीकें भी हैं जो लोगों को ज्यादा ताकतवर और तेज बनाती हैं, वगैरह। नायक को यह सुनना अच्छा लगा, इसलिए उसने ओझा से पूछा कि वह इसमें क्या कर सकता है। तब महान ओझा ने जवाब दिया कि वह उपचार करने में माहिर है और आशीर्वाद दे सकता है। कम से कम सबने तो यही सोचा था। युवक को एहसास हुआ कि हमले से बचने के लिए उसे ओझा की क्षमताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। महान ओझा खुश था कि जिसने उसे देखा वह एक चतुर व्यक्ति था, क्योंकि वह सब कुछ जल्दी समझ जाता था। ओझाओं का सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वे विरोधियों के लिए आसान निशाना होते हैं, क्योंकि ओझा के बिना जनजाति जीवित नहीं रह सकती। फिर बूढ़े व्यक्ति ने एक स्क्रॉल दिखाया जिसमें ताबीज बनाने की सामग्री और उन्हें इस्तेमाल करने के स्थान थे मिल सकता था। इसलिए युवक को यह सब याद रखना चाहिए और इसे गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यह उनकी विरासत थी। उस व्यक्ति ने वादा किया कि वह इस ज्ञान को अपने हृदय में अंकित कर लेगा, ताकि वह इसे कभी न भूले, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी महान ओझा को जोर से खांसी आने लगी, और तभी युवक को खून दिखाई दिया, जिससे उसे लगा कि वह बीमार है। लेखक ने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत उस वृद्ध व्यक्ति की मदद के लिए छलांग लगा दी और उसे बताया कि जब तक युवक उसका इलाज कर रहा है, तब तक वह हिले डुले नहीं। इसके बाद युवक ने अपनी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया क्षमता। हालांकि उपचार अप्रभावी रहा, क्योंकि क्षमता में निपुणता में सुधार नहीं हुआ था। तब महान ओझा ने लड़के से कहा कि वह अपनी शक्ति बर्बाद न करे, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का कोई तरीका नहीं था। इस बीच सुबुबाई को समझ नहीं आ रहा था कि उसका उपचार महान ओझा की मदद करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं था। उस व्यक्ति ने युवक से कहा कि उसे बहुत दुख है कि वह भविष्य में उस युवक द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों को नहीं देख पाएगा, और फिर उसने उससे उसे उठाने के लिए कहा ताकि ओझा लेखक को बता सके कुछ। और महान जादूगर ने युवक से कहा कि वह उस ज्ञान को न भूले जो वृद्ध ने उसे दिया था, और हमेशा याद रखे कि उसे इसकी आवश्यकता क्यों है। तब सुबाई ने वादा किया कि वह इस सारे ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा और इसकी रक्षा करेगा, ताकि जादूगर को इसकी चिंता न करनी पड़े। और चूंकि महान जादूगर ने लेखक को वह सारी जानकारी पहले ही बता दी है जो उसे जाननी चाहिए, तो उत्तराधिकार समारोह जल्द ही शुरू हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तैयार है। इसके बाद नायक उस घर से चले गए, महान जादूगर को लेकर समारोह में गए, जहां पूरा कबीला पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने सुबुबाई को घुटने टेकने को कहा, और इस तरह उत्तराधिकार समारोह शुरू हुआ। सभी बिना एक शब्द बोले सांस भी नहीं ले रहे थे। इस महत्वपूर्ण घटना का एक पल भी चूकने से डर रहे थे। महान जादूगर ने अपना भाषण यह कहकर शुरू किया कि उन्होंने 63 साल का लंबा जीवन जिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि कबीले को एक नए जादूगर को सौंप दिया जाए। और चूंकि सभी तैयार हैं, हम उत्तराधिकार समारोह शुरू कर सकते हैं। सभी लोग उत्साह से चिल्लाने लगे, इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, क्योंकि हर कोई सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके बाद महान ओझा चिल्लाया कि खून बहाना होगा। बाकी लोगों ने भी ये शब्द उठाए
और महान ओझा का अनुसरण करते हुए चिल्लाए। इन शब्दों के बाद सभी ने अपने चाकू उठाए और अपनी हथेलियों के अंदरूनी हिस्से पर खुद को काट लिया, और कटने के बाद लोगों से निकला खून नीचे टपकने नहीं लगा, बल्कि एक दिशा में बहने लगा, जो जादुई लग रहा था। महान ओझा अपने जादू से इस रक्त को इकट्ठा किया और उसे तब तक अपने सामने रखा जब तक वह जमा नहीं हो गया, और फिर बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि टोटेम प्रकट हो गया है, जबकि वह अपने सामने पड़े रक्त को देख रहा था। और ऐसा हुआ कि एकत्रित हुए सारे रक्त में से एक आदिवासी टोटेम जैसी कोई चीज वास्तव में प्रकट होने लगी, और फिर यह टोटेम हिलने लगा, उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा जो इस क्रिया से बहुत हैरान था और थोड़ा डरा हुआ भी। इसके बाद टोटेम की शक्ति सुबुबाई में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई, जिसने तुरंत इसे महसूस किया। महान जादूगर उसके माथे पर हाथ रखा और युवक से कहा कि अब वह जादूगर का सच्चा उत्तराधिकारी है। ऐसा हुआ कि जादूगर ने खुद से ज्ञान लेकर नए जादूगर को देने के लिए अपने माथे पर हाथ रखा और कहा कि जादूगर के इतिहास और टोटेम की सारी दौलत का पूरा सच यही है। इन शब्दों के बाद महान जादूगर ने सारा ज्ञान उस तक पहुंचाने के लिए लड़के के माथे पर हाथ रखा, और फिर युवक ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां उसे लगा कि वह पहले ही जा चुका था, और फिर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महान ओझा से मिला था तब वह वही था। और फिर उनकी आंखों के सामने एक रेगिस्तान दिखाई दिया जिसमें से कई लोग चल रहे थे और बातें कर रहे थे कि कैसे उन्हें कुछ और दिन टिकने के लिए तेज चलना होगा और फिर उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि पर पहुंचना होगा। और उनमें से एक ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, क्योंकि 2 दिनों से उसके मुंह में एक टुकड़ा भी नहीं गया था। इन लोगों में एक छोटा लड़का भी था जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह भी बहुत थका हुआ था और खाना चाहता था। रात में जब यह लड़का अकेला रह गया तो वह घुटनों के बल बैठ गया और कुलदेवता से प्रार्थना करने लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह बच्चे को अपने कबीले का भविष्य देखने की अनुमति दे। इसके बाद दूसरे लोगों ने देखा कि उनसे दूर चले गए लड़के के साथ कुछ होने लगा है। तभी एक लड़की दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और पूछा कि उसने ईश्वर का कितना जहर पी लिया है, और फिर कहा कि ऐसा लग रहा है कि वह खुद के साथ ऐसा कर रहा है। पता चला कि वह लड़की एक ओझा थी और उसे एहसास हुआ कि बच्चे ने ऐसा कुछ जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। और फिर किसी ने कहा कि यह एक विपत्ति है क्योंकि उन्होंने ओझा के एक संभावित उत्तराधिकारी को खो दिया है। और फिर लड़का लड़की की ओर मुड़ा और कहा कि उसने कुछ देखा है, और फिर ओझा ने लड़के से कहा कि उसे चुप रहना होगा क्योंकि यह एक रहस्य था, क्योंकि भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बस उन्हें याद रखना होता है। लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह दिन आएगा जब उनका कबीला और मजबूत हो जाएगा, जिस पर माँ ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। आखिरकार अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कबीला मजबूत होगा या नहीं, क्योंकि यह सब भविष्य की बात है, इसलिए अभी पक्के तौर पर कुछ कहना नामुमकिन है। फिर लड़की ने कहा कि उसे विश्वास है कि लड़का लोगों को खाना और आश्रय देगा। इन शब्दों से लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यह अच्छा था कि उसकी माँ उस पर इतना विश्वास करती थी। इसके बाद बच्चे ने आंखें बंद की और खुद को एक अनजान जगह पर पाया जहां अचानक एक दरवाजा खुला और एक छाया दिखाई दी। लड़का बच गया, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने सुना वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, एक जादूगर था, क्योंकि वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसे अंत तक विश्वास था कि वह वही करेगा जो वह चाहता है। एक बार जनजाति में एक ऐसा मामला आया जब जादूगर खतरनाक जानवरों को घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पास अपने बच्चे की रक्षा करने का समय नहीं था, जो उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए जादूगर से माफी मांगने लगा, इसलिए उसके इलाज पर ऊर्जा बर्बाद करना उचित नहीं है। महान जादूगर की आंखों में कोई भी देख सकता था कि उसने कितना अनुभव किया था और उसका रास्ता कितना कठिन था। उसका सारा जीवन ओझा ने सोचा कि वह हार नहीं मान सकता, बल्कि अंत तक अपने कबीले की रक्षा करनी होगी। और इस तरह लेखक महान ओझा के पूरे जीवन का उस क्षण तक जब बूढ़ा व्यक्ति उससे मिला था अनुसरण कर पाया। यह स्पष्ट था कि यह कहानी युवक को बहुत प्रभावित कर रही थी, क्योंकि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, और फिर उसे ध्यान आया कि उसने ओझा को बहुत देर तक इंतजार करवाया था। फिर महान ओझा ने सुबुबाई को शांत करना शुरू किया और कहा कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब बहुत पहले बीत चुका है। बूढ़े व्यक्ति का मानना है
कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए आंसू बहाए जाएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बस विरासत है। ओझा बोलते बोलते उस युवक पर रेखाएं खींच गया, जिसका अर्थ सिर्फ उसे ही पता था। ओझा के हाथ ने अचानक युवक का चेहरा छोड़ दिया, जिससे सुबुबाई का ध्यान उस ओर गया। ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने लेखक के चेहरे पर चिन्ह बनाए, महान ओझा गिर पड़ा, और फिर उस लड़के ने उस बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और उसे अलविदा कह दिया। आखिरी बात महान जादूगर बस इतना ही कह पाया कि वह सब कुछ उस युवक को सौंप रहा है, और फिर शांत मन से वह पूरी तरह से विश्राम में चला गया। और इस तरह उत्तराधिकार समारोह समाप्त हुआ, और कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, मानो लंबी नींद के बाद पता चला कि सुबुबाई सो नहीं रहा था, बल्कि बेहोश हो गया था। इसलिए उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां वह अभी है। युवक ने सोचा कि अब उसे समझ आ गया है कि जादूगर कुलदेवता कैसे काम करता है, क्योंकि यह एक जादूगर इतिहास जैसा है जिस पर प्रत्येक जादूगर अपनी छाप छोड़ता है। और समारोह का मुख्य रहस्य चित्र की विरासत है। अब जबकि लेखक पूर्ण उत्तराधिकारी बन गया है, उसकी दृष्टि में सुधार हुआ है और वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने लगा है। हालांकि वह पहले निकट दृष्टि वाला था, और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का शरीर अधिक मजबूत हो गया है। फिर उस युवक ने सिस्टम को स्टेटस विंडो खोलने का आदेश देकर अपने अनुमानों का परीक्षण करने का फैसला किया, जहां उसने एक मान रिजर्व या लॉन्ग टोटेम जोड़ा था। और कार्य में यह जोड़ा गया कि वह अब न केवल एक लेखक बल्कि एक जादूगर भी। तभी सुबाई ने एक नोट देखा जिसमें लिखा था कि इस क्षमता की मदद से आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं, जिससे इसके मालिक के कौशल में सुधार होगा और इससे वह व्यक्ति एक महान शक्ति वाला जादूगर बन सकेगा। लेकिन मूल कार्यों को मत भूलना। युवक प्रसन्न था कि उसकी सहनशक्ति, शक्ति और गति दुगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। और चूंकि इतना कुछ बदल गया था, इसलिए युवक को अलग महसूस होने लगा। जब सुबाई ने देखा कि सिस्टम ने कहा कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां और मन भंडार बराबर हैं, तो उसे एहसास हुआ कि वे आनुपातिक हैं, जिसका मतलब है कि मन भंडार आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त होता है, लेकिन सिस्टम के जरिए प्राप्त क्षमताएं सीधे आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित होती हैं। बस यही वह व्यक्ति जानना चाहता था। तो उसके बाद उसे अपना पुरस्कार मिल गया। लेखक को पहले से दावा न किए गए सभी सहायता किट मिल गए, जिनमें एक शुरुआती किट भी शामिल थी, जिसमें लिनन कपड़े की रेसिपी शामिल थी। युवक को एहसास हुआ कि इन सेटों में सचमुच कुछ भी, इसलिए अगर किसी दिन उसे टॉयलेट पेपर का एक पैकेट मिल जाए तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन लिनन का कपड़ा एक उपयोगी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग चमड़े के कपड़े पहनते हैं, और इस ज्ञान की मदद से कम कुछ कपड़े तो बना ही पाएगा। तभी गली से किसी ने लेखक को बुलाया। पहले उसे सुबुबाई कहकर संबोधित किया, और फिर अपनी गलती सुधारते हुए उसे ओझा कहकर पुकारा और पूछा कि क्या वह जाग रहा है। जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वह जाग रहा है। यह मुखिया ही था जिसने सबसे पहले उस युवक से इतनी सुबह उसे परेशान करने के लिए माफी मांगी। सुबह हुई और फिर कहा कि युवक के लिए मुख्य झोपड़ी में जाने का समय हो गया है। तब युवक ने पूछा कि क्या मुख्य झोपड़ी वही है जहां ओझा रहता था। इस पर सेनापति ने उन्हें याद दिलाया कि सुबुबाई अब उनका ओझा है, इसलिए जनजाति को उसके आदेशों की आवश्यकता है। और तब युवक को एहसास हुआ कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बूढ़े ओझा के शरीर में क्या समस्या है। इसलिए उसने सरदार से पूछा। प्रवेश द्वार पर एक और आदमी प्रकट हुआ और उसने बताया कि उन्होंने बूढ़े ओझा की सलाह मान ली है और इसलिए उसके शरीर को जला दिया। फिर उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें उस बूढ़े ओझा का अवशेष था। फिर लड़के ने पूछा कि क्या ये अवशेष हैं, और फिर उसने सोचा कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह बस एक पत्थर है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कितनी अलग है। लेकिन उन लोगों की प्रतिक्रिया से साफ था कि वे अवशेषों के बारे में पहली बार सुन रहे थे, इसलिए वे उस युवक और उसके सवालों को समझ नहीं पाए। सुबाई ने समझाया कि एक किंवदंती है कि एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन गरिमा और गरिमा के साथ जिया है, दाह संस्कार के बाद अवशेष छोड़ जाता है। इसलिए उस युवक ने उन्हें संरक्षित करने का वादा किया ताकि पैतृक भूमि वापस मिलने के बाद वे एक मंदिर बना सके जहां ये अवशेष रखे जा सके। और यह जनजाति की योजनाओं की शुरुआत मात्र थी, क्योंकि अब उनके पास एक नया ओझा है जो अपने ज्ञान से लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा। लड़के ने तुरंत काम शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि
वह जानता था कि हर पल महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने पूछा, लोगों को बताया कि कबीले में हालात कैसे हैं और उनके पास कितना मांस है। पता चला कि कबीले के पास ज्यादा खाना नहीं है, क्योंकि वह टोटेम योद्धाओं के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है, लेकिन मुख्य समस्या 6 अतिरिक्त योद्धाओं को खिलाने की है। युवा जादूगर यह खबर सुनकर हैरान रह गया कि उनके कबीले में केवल 6 अतिरिक्त योद्धा बचे हैं। मुखिया ने फिर समझाया कि पहले भी ऐसे योद्धाओं की संख्या ज्यादा थी, 26, लेकिन ज्यादातर ब्लैक स्नेक कबीले के टोटेम योद्धाओं के हाथों में पड़ गए थे जब उन्होंने भागने की कोशिश की थी, इसलिए अब वे या तो मर चुके थे या गुलामी में थे। युवक ने पूछा कि ब्लैक स्नेक जनजाति उनसे कितनी दूर है, क्योंकि उसे यह पता लगाना था कि वे कितना गंभीर खतरा पैदा करते हैं। लेकिन सुबी को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्नेक जनजाति उन्हें निश्चित रूप से नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जिस जमीन पर वे अब रहते हैं वह वीरान और बंजर है और उनके विरोधियों को यह पसंद नहीं है। और गांव के आसपास लगभग कोई जानवर नहीं है, इसलिए शिकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिकारियों को उस जगह तक पहुंचने में 1 दिन लगता है और फिर शिकार के लिए 3 दिन और लगते हैं। खुद बेशक यह बुरा है, लेकिन इसके फायदे भी हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ भोजन मिलना मुश्किल है, लेकिन यह उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला लक्ष्य नहीं बनाता, जिससे विकास के लिए समय मिलता है। तब युवक को एहसास हुआ कि वे सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें खाने के बजाय बाजार में बेचने के लिए कुछ सोचना पड़ा। और फिर उस आदमी को याद आया कि उसे सन के बारे में जानकारी है, इसलिए उसने उन आदमियों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी इसके बारे में सुना है। शिकारियों ने जवाब दिया कि बेशक उन्होंने सन के बारे में सुना है, जिसे वे इसे दुर्लभ माना जाता था क्योंकि इसे केवल बड़ी जनजातियां ही बनाती थी। और एक शिकारी ने स्वीकार किया कि बचपन से ही उसका सपना था कि वह लिनेन के कपड़े खरीदे और उन्हें अपने बच्चों को दे जाए। वे और अधिक लिनेन के कपड़े खरीदना चाहते थे, लेकिन प्रवास के बाद उनके पास सूखा मांस बहुत कम रह गया है, इसलिए जब भी चित्तीदार तेंदुआ जनजाति के बाजार में सन दिखाई देता है तो वे उसे तुरंत हटा देते हैं। और सन के एक रोल के लिए उन्होंने सूखे मांस के 3 टुकड़े मांगे। फिर ओझा ने पूछा कि एक टुकड़े का वजन कितना होता है, क्योंकि उसके पिछले संसार में प्राचीन काल में वे लगभग 55 किलोग्राम मांस का अनुमान लगाते थे। तब सरदार ने कहा कि वह इस बारे में सोचेंगे और फिर हिलने डुलने से मना कर दिया। सरदार ने शिकारी को दिखाया कि उनके लिए एक टुकड़ा लगभग कितना माना जाता है। इसके बाद युवा ओझा ने पूछा कि एक रोल में कितना सन होता है, और फिर सरदार ने सांची को लेटने को कहा। इस प्रकार सरदार ने वही दिखाया जो लेखक ने पूछा था और बताया कि एक रोल उतना ही बड़ा होता है जितना कि दरवाजे से शिकारी तक की दूरी। युवक ने हिसाब लगाया कि 1 मीटर सन के लिए उसे लगभग 136 किलोग्राम देना होगा सूखे मांस का, जो बहुत महंगा था। और फिर सुबाई ने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया, यानी पहले ज्यादा मांस इकट्ठा करना ताकि जनजाति भूख से छुटकारा पा सके। लेकिन शिकार करने के बजाय लोग किसी तरह ऐसे मैदान में पहुंच गए जहां किसी बड़े जानवर को पकड़ने की संभावना बहुत कम थी। और फिर एक शिकारी ने अपने नेता सांची से पूछा कि वे शिकार क्यों नहीं करते, बल्कि घास इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यह समय की बर्बादी है। नेता ने बिना सोचे समझे जिज्ञासु शिकारी को चुप रहने का आदेश दिया, क्योंकि उनके कबीले का भविष्य इसी पर निर्भर था। और यह सब इसलिए क्योंकि उस युवा ओझा ने पहले ही सबको बता दिया था कि वह सन से कपड़ा बनाना जानता है, जिससे सभी बहुत खुश हुए। उत्साह से भरे शोर के बीच उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सभी को अपनी आवाज धीमी और सिर नीचे रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उनकी जनजाति मुश्किल में पड़ जाएगी। इसके बाद सुबी ने शिकारियों के नेता से कहा कि अगली बार जब वह शिकार पर जाए तो वह उस पौधे को जरूर ढूंढे, क्योंकि इसी पौधे से कपड़ा बनता है। तो अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर है क्या उनके कबीले के पास पर्याप्त भोजन होगा। संजी ने जो काम सौंपा था उसे जिम्मेदारी से लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर उसे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपेगा। इस बीच लेखक सोच रहा था कि कबीले का सूखा मांस का भंडार 2 हफ्ते तक चलेगा और शिकारी 3 दिन वहां यात्रा करेंगे, 3 दिन शिकार करेंगे और फिर 3 दिन वापस लौटेंगे, इसलिए कपड़ा बनाने के लिए केवल 5 दिन ही बचे होंगे। युवक बहुत चिंतित था क्योंकि थोड़ा समय था और कोंगी और यानजाओ को शायद सामग्री न मिले, और अगर वे कामयाब भी हो गए तो भी युवक को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह सोच रहा था
कि क्या उसे सबको लिनेन का कपड़ा बनाना सिखाना चाहिए। लेखक ने खुद को बेवजह नहीं दिखाने का फैसला किया, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए उसे एक उपयुक्त सहायक की जरूरत है जिसे वह खुद सब कुछ सिखाए और बदले में वह दूसरों को भी सिखाए। लेकिन इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चीजें बिगड़ जाएंगी, इसलिए ओझा को भी एक उपाय ढूंढना होगा, प्लान बी। और उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि जनजाति में पीने के पानी, नमक और स्वच्छता की कमी सहित कई अन्य समस्याएं हैं। हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए इन सब के बारे में सोचते ही युवक के सिर में दर्द होने लगा। वह सोचने लगा कि वह सिर्फ एक लेखक है और अपना ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह पूरी जनजाति को संभाल पाएगा। और तभी एक मेहमान ओझा के घर में आया और उस लड़के से पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की ने देखा कि वह युवक उसका सिर पकड़े हुए, इसलिए वह उसकी चिंता करने लगी और पूछने लगी कि क्या वह बीमार है। तभी नायिका ओझा के पास आई, उसके माथे को छुआ और पूछा कि क्या वह गर्म है और क्या उसके सिर के अंदर गर्मी है। लेखक अचानक पीछे हट गया और लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है और यह भी कि वह उसकी झोपड़ी के पास क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि वह चुपके से सुन रही हो। उसी क्षण नायिका ने समझाया कि वह चुपके से नहीं सुन रही थी, बल्कि बस उस युवक की खुद से हो रही बातचीत सुन रही थी। और यहाँ तक कि छिपने की भी कोशिश की और फिर कहा कि उसके पिता और बाकी लोग शिकार पर गए हैं, इसलिए वह अपने ओझा की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद युवक ने पूछा कि क्या लड़की पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसे इस बारे में इतना यकीन नहीं था। नायिका ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्य बात यह है कि वह निश्चित रूप से उस ओझा से ज्यादा विश्वसनीय थी जो बैठा था और उसका सिर पकड़े हुए था, और इसके अलावा आरक्षित योद्धाओं में वह सबसे शक्तिशाली थी। युवक ने लड़की को यह बताकर शांत करने की कोशिश की कि उसके पास उससे लड़ने का समय नहीं था, इसलिए वह नाराज हो सकता था। फिर जैसे ही लड़की ने उसे जाने दिया, लड़के ने उससे पूछा कि क्या ओझा हमेशा इन सारी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेते हैं। नायिका ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओझाओं को सहायता मिलती है। तो युवक ने पूछा कि पिछले ओझा के सहायक कहाँ हैं और क्या वे उसकी मदद करना चाहते हैं। पता चला कि काले सांपों के हमले के दौरान वे सहायक ओझा की रक्षा कर रहे थे और इस तरह उनमें से हर एक की मौत हो गई। सुबाई को एहसास हुआ कि काला सांप जनजाति उस नींद को नष्ट करने की कोशिश कर रही है जिस पर यानलोंग जनजाति खड़ी थी। अगर पुराने ओझा के सहायक अब मौजूद नहीं हैं, तो नए लोगों की तलाश करनी होगी। और फिर युवक ने नायिका से पूछा कि क्या उसके मन में कोई है। ओझा के सहायक की जरूरतों में यह भी शामिल था कि उसे युवक की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए होशियार होना चाहिए। इसके अलावा ओझा का सहायक मेहनती होना चाहिए और चीजों के प्रति एक नया और स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। और फिर लड़की ने कहा कि सुबुबाई के पास सचमुच उसका वर्णन किया था, तो वह आदमी बस इतना कह सकता था कि वह उसे सहायक की जगह देखना चाहता है और पहेली बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लेखक ने नायिका को यह कहकर निराश कर दिया कि वह किसी भी मानदंड पर खरी नहीं उतरती, इसलिए वह शांत हो सकती है। लड़की ने युवक की बात पर मोह बनाया और फिर उससे कहा कि ऐसे में उसके लिए मीको को चुनना बेहतर होगा। फिर जादूगर ने पूछा कि वह क्या है। यानुआ ने बताया कि यह एक महिला है जो जादूगर की मदद करती है, घर का काम, घर की सफाई, चूल्हा चौका वगैरह संभालती है। तो मीको ही ओझा की जगह रोजमर्रा के काम संभालती है और यही तो वह युवक ढूंढ रहा था, इसलिए उसने किसी से सलाह मांगी। पता चला कि एक लड़की थी जो इस भूमिका के लिए उपयुक्त थी, इसलिए सुबाई ने कहा कि उसे जल्दी से उसके पास ले जाया जाए ताकि वह उस लड़की से मिल सके जो उसके लिए मीको बन सके। और तभी यान हुआ को याद आया कि कैसे उसके पिता ने उससे कहा था कि देर सवेर ओझा मीको को ढूंढेगा, और तब से वह हाल ही में उसके साथ थी। नेता का मानना था कि वह इस भूमिका के लिए आदर्श होगी। यह स्पष्ट था कि लड़की इसके लिए सहमत नहीं थी, लेकिन उसके पिता इस बात पर अड़े रहे कि यह एक बड़ा सम्मान है, इसलिए नायिका को ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। यानुआ जानती थी कि हर लड़की मीको बनने का सपना देखती है, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी योजनाएं केवल उन लोगों से बदला लेने की थी जिन्होंने उसके कबीले को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वह एक टोटेम योद्धा बनने वाली थी और उन कमीनों को मार गिराने वाली थी। काले सांपों की जनजाति
और जब नायिका अपने मन में इस स्मृति को दोहरा रही थी, तो युवक ने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओझा ने लड़की से पूछा कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और फिर यान हुआ ने कहा कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं, और फिर किसी की झोपड़ी की ओर हाथ से इशारा किया। नायिका ने कहा कि उसकी सहेली वहां रहती है, इसलिए वह उसे आमंत्रित कर सकती है, लेकिन लेखक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि पहले वह खुद उसे देखना चाहता था, और फिर पूछा कि क्या आवेदक अकेली रहती है। और जब युवक उसे देखने की कोशिश कर रहा था, यानुआ ने उसे बताया कि यहाँ कई लड़कियां एक साथ रहती हैं और काम करती हैं। फिर भी युवा जादूगर ने घर के अंदर झांका, अपनी आंखों से यानुअंग की दोस्त को ढूंढने की कोशिश की, और वह लड़का फिर भी उस लड़की को ढूंढने में कामयाब रहा जिसे उसे मीको के रूप में पेश किया गया था। नायक एक साथ लड़की को देखने लगे, उसके बारे में चर्चा करने लगे, और फिर यान हुआ ने पूछा कि वह जादूगर के साथ कैसी है। लड़के ने जवाब दिया कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इतनी कमजोर लग रही थी कि उसके चेहरे पर आदिवासी निशान मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। फिर नायिका ने बताया कि उसकी दोस्त कमजोर जरूर थी, लेकिन बहुत दयालु और मेहनती, बस कभी कभी थोड़ी जिद्दी हो जाती थी। पता चला कि यू यिंग केंशी की भतीजी थी, और उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। लेकिन हाल ही में उसकी मौसी गर्भवती हो गई, इसलिए यू यिंग यह कहते हुए यहाँ आ गई कि वह अब उनसे एक टुकड़ा भी नहीं लेगी, क्योंकि उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत थी। लड़के ने देखा कि लड़की ने सही काम किया है, लेकिन यान हुआ उससे सहमत नहीं थी, क्योंकि अंकल कांगशी के घर में हमेशा मांस रहता था और यहीं पर उसे ज्यादा से ज्यादा जड़ें मिल पाती। फिर सुबाई ने समझाया कि लेने और देने में बहुत फर्क होता है, इसलिए वह लड़की और उसके कामों को समझता है। नायक को अपना बचपन याद आया, और उसने सोचा कि यू यिन बस अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहती थी, लेकिन यान हुआ की राय दूसरी लड़कियों ने भी साझा की। यू यिंग से कह रहे थे कि उसे अंकल कोंगची के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, और उनके पास एक नया ओझा भी था, और नायिका के माता पिता टोटेम योद्धा हुआ करते थे, इसलिए वह निश्चित रूप से ओझा की सेवा कर पाएगी। लेकिन यू यिन ने यह कहकर टाल दिया कि उनके पूज्य ओझा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वह मिको नहीं बन पाएगी। हालांकि दूसरे लोग उसे उकसाते रहे, यह कहते हुए कि अगर वह अब यह मौका चूक गई तो उसे बहुत पछतावा होगा बाकी जिंदगी। और फिर लड़की मान गई कि शायद वह थोड़ी बहुत मीको बनना चाहेगी, लेकिन वह खुद को लेकर बहुत अनिश्चित थी। और फिर नायिका ने कहा कि उसकी राय में यानुआ इस जगह के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जब वे बच्चे थे तो वह लगातार कहती थी कि वह मीको बनना चाहती है। युवा जादूगर ने लड़की की बातें सुनी, इसलिए वह यान हुआ की ओर एक मौन प्रश्न के साथ मुड़ा, और फिर अनुमान लगाया कि दोनों दोस्त मीको बनना चाहती हैं। और फिर यान हुआ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसकी सहेली के कमरे में घुसकर चिल्लाने लगी कि यू यिंग को ऐसी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। जिस पर केंशी की भतीजी ने जवाब दिया कि उसकी सहेली ने खुद यह बात हर किसी को बताई है, इसलिए यह कोई बड़ा राज नहीं है। और फिर लड़की ने यह भी देखा कि यान हुआ चुपके से सुन रहा था। तब युवा ओझा ने लड़की का बचाव करते हुए कहा कि वे चुपके से नहीं सुन रहे थे, बल्कि देख रहे थे, क्योंकि लड़के ने यान हुआ से उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। युआन घबरा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शमन ने उसकी हर बात सुनी, और यह कहना कि वह मीको बनना चाहती है कितना दुस्साहस था, क्योंकि वह पूरी तरह से बेकार थी। इसलिए लड़की पहले से ही सोच रही थी कि वह यहाँ से कैसे निकलेगी और ऐसी जगह कैसे ढूंढेगी जहाँ उसे कोई न जानता हो। और फिर लेखक ने लड़की से कहा कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है, यह समझते हुए कि सहायक को कम से कम बुनियादी ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसलिए युवक ने यू यिंग से पूछा कि क्या वह इस विश्वास के साथ लिख सकती है कि मनुष्य पहले ही विकास के उस स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया, और वे शमन से पूछने लगे कि क्या वह लिख सकता है, जो कि आश्चर्यजनक था। फिर लड़की ने माफी मांगी और जवाब दिया कि दुर्भाग्य से वह बिल्कुल नहीं लिख सकती। युवक ने यान हुआ से पूछा कि क्या यह कोई गलत सवाल था, और फिर उसने समझाया कि केवल बड़े कबीलों की ही अपनी लिखित भाषा होती है, और उनका कबीला उनमें से एक नहीं है। ऐसे में सुबी ने तुरंत युयिन से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह मीको बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी दोस्त
उसकी बहुत प्रशंसा की और उस लड़के ने बाकी सवालों से बचने का फैसला किया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जनजाति का विकास किस स्तर पर है। यानुआ ने आगे कहा कि उसका लक्ष्य अपने पूर्वजों का बदला लेना और एक टोटेम योद्धा बनना है। इसलिए लड़की ने काफी देर तक सोचा और महसूस किया कि उसकी दोस्त इस भूमिका के लिए किसी और से ज्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा यू यिंग खुद भी जिंदगी भर एक मिको बनना चाहती थी, लेकिन लड़की को शक होता रहा। इसलिए ओझा ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि उसे दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचेंगे। और फिर यू यिंग ने समझाया कि बात यह थी कि वह शर्मीली, मूर्ख थी और अक्सर गलतियां करती थी। लेखिका ने लड़की को मनाना बंद कर दिया और उठकर जाने के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि यूइन नहीं चाहती थी। इसलिए लड़के ने उसे मजबूर न करने का फैसला किया, क्योंकि आखिरी फैसला सिर्फ उसका था। और हालांकि लड़की ने सुबाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और यान हुआ से कहा कि उनके जाने का समय हो गया है। यान हुआ उस युवा जादूगर का पीछा करती रही और उससे पूछती रही कि वह इतनी आसानी से और इतनी जल्दी क्यों भाग गया। यू यिंग बहुत शर्मीली और नाजुक है, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि अगर वह उसे अभी ऐसे ही छोड़ देता तो वह खुद से नफरत करने लगती और खुद को बेकार समझने लगती। फिर उस युवक ने नायिका से पूछा कि उसने यह क्यों तय किया कि उसने उसकी दोस्त को छोड़ दिया है। आखिरकार इंसान को अवसरों का लाभ खुद उठाना होता है और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर वह मी को बनना चाहती है तो उसे अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा और मुश्किलों का सामना करना होगा। सुबाई ने समझाया कि अगर लड़की खुद वह हासिल कर ले जो वह चाहती है तो उसका भला होगा। तभी नायको ने एक आकृति को अपने पीछे दौड़ते देखा, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिला रही थी। यान हुआ को उम्मीद होने लगी कि उसकी दोस्त ने अपनी ताकत जुटाई होगी और ओझा को पकड़ने का फैसला किया होगा। तो हालांकि जब वह आदमी पास आया तो पता चला कि वह यू यिन नहीं, बल्कि कोई और लड़की थी जो ओझा को कुछ देकर उसका सम्मान करने दौड़ी आई थी। लेखक को तब लगा कि उसने उस लड़की से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। इसलिए उसने यान हुआ से कहा कि अब समय आ गया है कि वे आगे बढ़े। लेकिन उसी क्षण वह लड़की जो दौड़ती हुई आई और जादूगर से रुकने को कहा, क्योंकि यू यिन भी उसके साथ दौड़ रही थी। बस बात यह थी कि लड़की बहुत कमजोर थी और धीरे धीरे दौड़ती थी। इन शब्दों के बाद सभी ने एक और आकृति को अपनी ओर आते देखा, हालांकि बहुत तेज नहीं। और इस बार यू यिन खुद दौड़ रही थी और यह स्पष्ट था कि दौड़ने से वह बहुत थक गई थी। जैसे ही लड़की दौड़ी और उसकी सांसें संभली, उसने आत्मविश्वास से युवा जादूगर से चिल्लाकर कहा कि वह मी को बनना चाहती है। हालांकि जब उसने कबूल किया तो लड़की आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। उसके बाद उसने फिर से अपनी कमजोरी दिखाई और रोने लगी। उसकी दोस्त उसे शांत करने लगी, जबकि सुबाई पृष्ठभूमि में मुस्कुरा रही थी। यान हुई ने यू यिंग से कहा कि वह रोना बंद करे, क्योंकि जादूगर ने पहले ही तय कर लिया था कि वह मीको बनेगी, इसलिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं था। और फिर नई मीको ने समझाया कि ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था और इसलिए वह अब बहुत खुश थी। हालांकि यान हुआ को चिंता थी कि मीको की परीक्षा बहुत आसान थी, इसलिए उसने पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं। फिर उस लड़के ने समझाया कि वह लड़की को पहेलियों वाला कोई बाधा कोर्स नहीं दे सकता, ताकि यह पता चल सके कि वह मीको बन सकती है या नहीं, क्योंकि वह पहले ही देख चुका था कि वह ओझा की सहायक की भूमिका के लिए उपयुक्त है। इसके बाद दोस्त यूइंग पर हंसने लगा, क्योंकि जब वह रोती थी तो वह बिल्ली जैसी दिखती थी और इससे वह बहुत खुश होती थी। युवा ओझा समझ गया कि दो दोस्तों के साथ उसे दिक्कत होगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि कम से कम वे दोनों तो हैं सुंदर। जब युवा मीको शांत हुई तो युवक ने उसे काम शुरू करने से पहले अपना चेहरा धोने के लिए कहा, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि उनके पास बहुत कम पानी है, इसलिए वह इसे ऐसे किसी काम पर बर्बाद नहीं कर सकती। लड़के ने देखा कि उसका चेहरा धोने का प्रस्ताव उन लड़कियों को कितना हैरान कर गया जिन्हें इतनी आसानी से चेहरा धोने की आदत नहीं थी, और इससे वह युवक भी हैरान रह गया, जो भूल गया था कि जनजाति में स्वच्छता कितनी खराब है। और फिर युवा ओझा ने अपने दोस्तों से पूछा कि इस जनजाति में कितने लोग हैं खुद को धोते हैं। यानुआ ने बताया कि वे अक्सर नहाते हैं। उदाहरण के लिए वह साल में एक बार बरसात के मौसम में नहाती है। हालांकि ओझा जानता था कि वे बहुत कम नहाते हैं,
लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह बहुत ज्यादा है। सुबाई ने मन ही मन सोचा कि जब से वह इस दुनिया में आया है, उसके साथ ऐसा कौन सा जीव रहा होगा। और फिर उसने सोचा कि कबीले के बाकी लोगों की सूंघने की क्षमता उससे बेहतर है, तो शायद उन्हें बस इस गंध की आदत हो गई है, ताकि यह उन्हें परेशान न करे। इसके बाद युवा मीको ने उस युवक से पूछा कि क्या यह वाकई मायने रखता था कि वे कितनी बार नहाते थे। बेशक यह जरूरी है, इसलिए स्थानीय अस्वच्छ परिस्थितियों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि उन्हें पानी का एक स्थिर स्रोत चाहिए और भविष्य में उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी। उसुबी ने लड़कियों से पूछा कि जनजाति को आमतौर पर पानी कहाँ से मिलता है, और उन्होंने बताया कि गांव के दक्षिण पूर्व में एक छोटी सी झील है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे मजबूत जानवर रहते हैं, इसलिए वहां केवल टोटेम योद्धा ही जाते हैं जो पानी इकट्ठा करते हैं और उसे ढोते हैं। इसलिए जनजाति उनके पास बस प्यास बुझाने के लिए ही काफी है। फिर उस लड़के ने रास्ता दिखाने के लिए कहा, क्योंकि पानी ही जीवन का स्रोत है, इसलिए हमें इसकी अनुपस्थिति की समस्या से निपटना होगा। और उसी समय नायिकाओं ने ओझा को पकड़ लिया, उसे हिरासत में ले लिया और फिर समझाया कि वह गांव से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह युवक लड़कियों को यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वहां कुछ भी खतरनाक नहीं है, तो वह उस पल सोच रहा था कि उसे नजरबंद कर दिया गया है। पता चला कि कुछ टोटेम योद्धाओं को उनके कबीलों से निकाल दिया जाता है, इसलिए वे बंजर भूमि में भटकते रहते हैं जब तक कि उन्हें कुछ छोटे कबीले नहीं मिल जाते। फिर उन्हें ओझा मिलते हैं और वे उन्हें विरासत की रस्म निभाने के लिए मजबूर करते हैं। और एक कबीले के ओझा के साथ तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब वह मिला तो वह पूरी तरह से थक चुका था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। युवक को पता चला कि इसी वजह से ओझा को कबीले से बाहर जाने की सख्त मनाही थी, जब तक कि स्थिति असामान्य न हो। और फिर सुबाई को बूढ़े ओझा की बात याद आ गई। शब्दों में कहें तो यह काम खतरनाक और कठिन था। यानवा ने आगे कहा कि बाहर वाले के लिए यह खतरनाक था, लेकिन गांव में उसे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि टोटेम योद्धा दो समूहों में बंटे हुए थे, इसलिए एक साधारण निर्वासित गांव के पास नहीं जा सकता था। सबसे पहले ओझा ने खुद को याद दिलाया कि कबीले में 11 टोटेम योद्धा थे, जिनमें से 6 शिकार करते थे और बाकी 5 गांव की रखवाली करते थे। और फिर उस युवक ने सोचा कि इस तरह से पानी लाना समय और मेहनत की बर्बादी है, इसलिए सबसे पहले उसे किसी तरह पानी की समस्या का समाधान हो। इसलिए सुबाई ने विरोध करना शुरू कर दिया और लड़कियों पर चिल्लाने लगा कि वे उसे जाने दे, क्योंकि उन्हें पानी ढूंढना है। और चूंकि वे बहुत चिंतित थी, इसलिए मुखिया उस आदमी के साथ जा सकता था, लेकिन पता चला कि मुखिया अभी तक वापस नहीं आया था और उसे ढूंढने जाना भी कम खतरनाक नहीं था, खासकर जब से जाने से पहले यान हुआ के पिता ने उसे निर्देश दिया था कि वह ओझा को बाहर न जाने दे। लेकिन वह आदमी जिद करता रहा कि पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन सीधे तौर पर पानी पर निर्भर करता है। यह इसलिए नायिकाओं ने हार मान ली। इस सभी नायक पानी की तलाश में एक साथ निकल पड़े और यान हुआ ने कहा कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी जादूगर की रक्षा करेगी। और फिर युवा मीको ने कहा कि अगर कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो जब तक वह उसे खाए, बाकी लोगों को भाग जाने देना। और फिर उसकी दोस्त ने यू यिंग को याद दिलाया कि वे कबीले के करीब है, इसलिए शिकारियों को जानवरों से निपटना पड़ा। इस दौरान एक रहस्यमयी आकृति उन अनजान नायकों का पीछा करती रही। उस जादूगर को इस बात की चिंता थी कि कहीं वे रास्ता भटक न जाएं और किसी खतरनाक रास्ते पर न पहुंच जाएं। क्षेत्र इस बीच यानुआ लगातार वादा करता रहा कि शिकारी इस समय आसपास ही होने चाहिए और वे न केवल गश्त और पानी ढो रहे हैं, बल्कि शिकार में भी काफी समय बिता रहे हैं। तभी नायकों ने दूर से एक आकृति देखी जो तेज गति से उनकी ओर बढ़ने लगी। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन उस छाया ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया कि वह कौन है। युवा जादूगर के सिर के ऊपर से एक परछाई गुजरी, जिसने तुरंत सोचा कि यह निर्वासित व्यक्ति है, और फिर वह बदल गया। पता चला कि उनके बगल में एक नहीं बल्कि 2 लोग चल रहे थे, जिन्हें नायक उस क्षण देख पाए जब छाया रुकी। तभी यानुआ ने उन अजनबियों को आंटी होंग और ब्लैक फेंग के रूप में पहचाना, और उसी क्षण जादूगर टोटेम योद्धाओं की शक्ति को पहचानने में कामयाब हो गया। जैसे ही सिस्टर होंग ने ब्लैक फेंग को छोड़ा, उसने लड़कों से पूछा कि वे गांव के बाहर क्यों हैं, और फिर कहा कि उन्हें जल्दी वापस लौट जाना चाहिए। युवा जादूगर ने समझाया कि वह वापस नहीं लौटना चाहता,
घर क्योंकि वह पानी का स्रोत देखना चाहता था और फिर उस आदमी से पूछा कि वह गांव की ओर जाने वाली सड़क पर अकेला क्यों है। ब्लैक फेंग ने जवाब दिया कि माई घायल है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है, वरना वह मर जाएगा। तब सुबाई ने आदेश दिया कि उसे तुरंत उस व्यक्ति के पास ले जाया जाए जिसे उसकी तत्काल मदद की जरूरत है। इस बीच मुखिया ने ममान से कहा कि वह रुक जाए क्योंकि ब्लैक फेंग पहले ही ताबीज लेने भाग चुका है, इसलिए उसे मदद की जरूरत है। घायल आदमी ने जवाब दिया कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए बाकी लोग उसे छोड़ दे क्योंकि बहुत जल्द जानवर उसके खून की गंध पाकर दौड़कर उसके पास आएगा और फिर जलते हुए सिंह से कहेगा कि वह उसके हिस्से का मांस उसके बेटे माइमाऊ को दे दे, जो निश्चित रूप से एक टोटेम योद्धा बनेगा। और तब नेता ने देखा कि चूंकि म्यान में बात करने की पर्याप्त शक्ति थी, इसलिए वह निश्चित रूप से डटा रहेगा। उसी समय मदद के लिए इंतजार कर रहे लोगों ने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी, इसलिए शिकारी अपना बचाव करने के लिए दौड़े, लेकिन पता चला कि उन्होंने ब्लैक फेंग पर हमला कर दिया था। शकुन उसके पीछे पेड़ों से भागा और शिकारी के हमले को पीछे हटाने में कामयाब रहा। हमला जब सरदार ने ब्लैक फेंग के पीछे आने वाले सभी लोगों को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ और उसके बाद सरदार ने शिकारी को डांटना शुरू कर दिया कि उसने उसे जादूगर के बजाय जादूगरनी के ताबीज लाने के लिए कहा था, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। और फिर सुबाई ने समझाया कि वह खुद इस जगह आना चाहता था क्योंकि वह जानता है कि कैसे मदद करनी है। और उसके बाद उस आदमी ने देखा कि घाव बहुत गंभीर था और आम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके बाद सरदार जब युवा जादूगर शिकारी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने दूसरों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। इस बीच लड़कियां उस युवक के आत्मविश्वास से हैरान थीं क्योंकि वे जानती थीं कि जादू सीखने में कम से कम 30 दिन लगते हैं और वह बिना शब्दों के भी मंत्र पढ़ता है, जो उन्होंने पहली बार देखा था। तब सेनापति को लगा कि बूढ़ा जादूगर सही था क्योंकि सुबुबाई बहुत प्रतिभाशाली था। इस बीच युवा जादूगर सोच रहा था कि उसकी उपचार शक्ति काम कर रही है, लेकिन उसकी रिकवरी की गति धीमी थी, जिसका मतलब था कि उपचार का पहला स्तर स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने इसे कई बार इस्तेमाल करने का फैसला किया। घायल शिकारी यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बड़े घाव का कोई निशान नहीं बचा था। दूसरों ने फैसला किया कि घायल आदमी बहुत कमजोर है और इसलिए उसे गांव ले जाना जरूरी है, लेकिन उसने खुद कहा कि वह अभी भी लड़ने में सक्षम है। तब ओझा ने ममन से कहा कि वह अपनी चोट पर ध्यान रखे क्योंकि जब तक वह यहाँ रहेगा, दूसरे ओझा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस बीच नायिकाओं ने लेखक को घेर लिया और उससे पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, जिसके जवाब में लेखक ने कहा, उसने जवाब दिया कि वह बस थोड़ा थका हुआ था, लेकिन असल में 3 उपचारों के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने वाली है। उसके बाद उस आदमी ने देखा कि सिस्टम में उसकी उपचार क्षमता 9 अंक बढ़ गई थी। फिर उसने सिस्टम से पूछा कि वह अपनी ताकत कैसे वापस पा सकता है और उन्होंने उसे आराम करने या कुछ दवाएं लेने की सलाह दी। फिर सुबाई ने नेता से पूछा कि माई इतनी ऊंची और शक्तिशाली उड़ान कैसे भरता है और वह बहुत शक्तिशाली भी है, तो उसे चोट कैसे लगी। पता चला कि गश्त के दौरान उसे चोट लगी थी। कई मरे हुए जंगली भेड़ियों ने उस पर हमला किया था और ये संकर जानवर हैं, इसलिए हालांकि इनके शरीर ज्यादा मजबूत नहीं होते, ये हड्डी के तीर चला सकते हैं जिनसे बचाव मुश्किल होता है। यान हुआ ने लड़के को बताया कि सबसे मजबूत जूनियर टोटेम योद्धाओं में से एक भी खतरे में है, जबकि सुबाई खुद मानता था कि वह खतरे में नहीं है, जो एक गलतफहमी थी। युवक इस बात से परिचित नहीं था कि इस दुनिया में सिर्फ साधारण जंगली जानवर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े जानवर भी हैं जिनका सामना सिर्फ मजबूत टोटेम योद्धा ही कर सकते हैं, लड़ सकते थे। प्रत्येक महान जानवर विशेष है और उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें मिश्रित जानवर, आदिम जानवर और प्राचीन जानवर शामिल हैं। टोटेम योद्धा भी 3 स्तरों में आते हैं और उनके कबीले में यानजाओ, कांगशी, ममन, शाहुन और चिन्य निचले स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इस शिखर पर पहुंचने पर कनिष्ठ टोटेम योद्धा एक मध्यम टोटेम योद्धा बन जाता है। लड़का समझ गया कि उसकी शक्ति कैसे विकसित हो रही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि विभिन्न स्तरों के टोटेम योद्धाओं की शक्ति में क्या अंतर है। यह स्पष्ट था कि एक कनिष्ठ टोटेम योद्धा और एक साधारण सैनिक के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। और जब सुबुबाई नई जानकारी पर विचार कर रहे थे,
तो सरदार ने शकुन और ब्लैक फेंग को आदेश दिया कि वे जादूगर को गांव तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। और फिर उस युवक ने कहा कि वह तब तक नहीं जाएगा जब तक वह स्रोत को न देख ले, क्योंकि उसे कबीले की भलाई के लिए इसके बारे में और जानकारी जुटानी थी। जिस पर सरदार ने जवाब दिया कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा हैं और उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुबुबाई की रक्षा करो। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी और कहा कि पानी की समस्या का तत्काल समाधान जरूरी है। ओझा ने समझाया कि उसकी सुरक्षा यानलोंग जनजाति के लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब नेता ने देखा कि लड़का दूसरों की मदद करने के लिए कितना उत्सुक है, तो वह उसकी बात मान गया। और फिर सेनापति ने चिल्लाकर कहा कि अगर कुछ हुआ तो उन्हें किसी भी कीमत पर सुबुबाई की रक्षा करनी होगी। पता चला कि स्रोत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसलिए हालांकि उस युवक की ताकत दोगुनी थी, एक इंसान के तौर पर वह पहले से ही थका हुआ था। कहानी फिर से दोहराई गई कि कैसे लेखक के पहाड़ पर चढ़ने का छोटे छात्रों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि लगभग कोई भी थका हुआ नहीं लग रहा था। लेकिन लड़का अकेला नहीं था जिसने अपनी सारी ताकत खो दी थी, क्योंकि उसके मीको को भी ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी। लेकिन पता चला कि लड़की रास्ते में मिले फल ले जा रही थी और उसने उन्हें इकट्ठा करने का फैसला किया, इसलिए सुबी वैसे भी सबसे कमजोर लग रही थी। और फिर नेता ने सभी को रुकने का आदेश दिया, क्योंकि वे आखिरकार सही जगह पहुंच ही गए थे। जलाशय पर पहुंचकर नायकों ने लकड़ी के भेड़ियों को देखा, जिनके भयानक रूप से जादूगर के घुटने कांप गए। और फिर मुखिया ने कहा कि लकड़ी के भेड़ियों से तो निपटा जा सकता है, लेकिन झील में रहने वाले पत्थर के मगरमच्छ असली समस्या हैं। पत्थर के मगरमच्छ ही असली जानवर निकले, इसलिए वे झील के स्वामी बन गए, क्योंकि वहां 10 से ज्यादा मगरमच्छ थे। मगरमच्छों को हराया नहीं जा सकता, इसलिए लोग बस समय समय पर पानी इकट्ठा करते रहते हैं जब मगरमच्छ सोने के लिए जमीन पर रेंगते हैं। और फिर ओझा ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें जानवरों के दिमाग को मात देनी होगी। इसके बाद ओझा ने कहा कि इसका हल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वे खुदाई करेंगे। उस व्यक्ति ने बताया कि यह झील एक प्राकृतिक कुंड है जो पानी रोक सकता है और इसे भूजल और सतही अपवाह से पोषण मिलता है। और अगर वे झील के पास निचले इलाकों में कहीं एक नहर बना सके तो वे गांव को पानी उपलब्ध करा सकेंगे और लोगों को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उनमें से एक दोस्तों ने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आया और दूसरे ने उसे समझाया कि उन्हें एक खाई खोदनी होगी। ब्लैक फेंग आगे बढ़ा और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुदाई के लिए तैयार है। जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि हाल ही में उस पर हमला हुआ था। और ब्लैक फेंग ने जवाब दिया कि सब ठीक है। हालांकि उसका सिर घूम रहा था और ब्लैक फेंग पर हुए हमले को याद करते हुए सुबुबाई ने सरदार से पूछा कि वे बिना सोचे समझे आवाज से हमला क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह वे अपने ही किसी को मार सकते थे। कप्तान, उन्होंने बताया कि उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि जंगली इलाकों में वे जानवरों से अलग नहीं थे, क्योंकि वे या तो शिकारी थे या भोजन, खासकर रात में जब जानवरों को दिशा का बेहतर बोध होता है। पहले हमला करना एक सहज प्रवृत्ति है जो लोगों को बचने का बेहतर मौका देती है, और योद्धा अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए किसी जानवर के कारण मरने से बेहतर है कि प्रशिक्षण लड़ाई में कुछ जख्म खा लिए जाएं। इसके अलावा पहले की तुलना में अब उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए शिकारियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सावधान। लेखक ने नेता से माफी मांगी और कहा कि वह गलत था, क्योंकि उसे पहले ऐसी जानकारी नहीं थी। लेकिन उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी जब बाकी लोग बातें कर रहे थे। तब व्हाइट फेंग ने खुदाई शुरू कर दी थी और चिल्लाकर सबको देखने के लिए कह रहा था। ओझा ने शिकारी को शांत करने की कोशिश की और बताया कि उस आदमी ने अभी तक यह भी नहीं बताया है कि वे कहाँ खुदाई करेंगे, क्योंकि पहले उन्हें निचले इलाके में जाना होगा। हर एक की एक खास भूमिका थी। उदाहरण के लिए यू यिंग ब्लैक फेंग को सही दिशा में खुदाई करने में मदद करेगा और यान हुआ ओझा को घास हटाने में मदद करेगी। जब यान हुआ अपना काम कर रही थी, सुबाई अचानक वहीं जम गई। पता चला कि लेखक को लगा कि लड़की के कूल्हे बहुत उभरे हुए थे, इसलिए उसे तुरंत एक प्रशिक्षित योद्धा दिखाई दे रहा था। मीको ने लड़के को बताया कि जिस जगह ब्लैक फेंग खुदाई कर रहा था वहां की जमीन गीली हो गई थी, जिसका मतलब था कि वह पानी के किसी स्रोत के पास पहुंच रहा था। युवक को लगने लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मानो वह कुछ भूल गया हो। और फिर सबने कुछ शोर सुना, इसलिए वे तुरंत यह समझने के लिए दौड़े कि क्या हुआ था। पता चला
कि वह शोर एक भालू का था, जो सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। ओझा ने पूछा कि जानवर क्यों लड़ने लगे, और फिर उन्होंने उसे समझाया कि अगर कोई स्रोत का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करे और दूसरे जानवर इसकी इजाजत न दे, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और पत्थर के कवच वाले मगरमच्छ इसमें हिस्सा नहीं लेते। अगर हारने वाला पक्ष घायल हो तो वे बेहतर शिकार कर सकते हैं। तब युवक सोचने लगा कि अगर नहर खोदी जाती तो जल्द ही उस पर जंगली जानवर कब्जा कर लेते। पानी में न सिर्फ उनकी लार होगी बल्कि मल भी होगा। इसलिए सुबाई ने सारा काम रोक दिया और समझाया कि यह नाला इंसानों से ज्यादा जानवरों के लिए उपयोगी होगा। बाद में उस युवक ने कहा कि वे इस विचार को नहीं छोड़ेंगे और फिर पूछा कि क्या आसपास बांस है, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि बांस क्या होता है, तो मुझे समझाना पड़ा कि यह एक ऐसा पौधा है जो बाहर से सख्त और अंदर से खोखला होता है। यानुआ उन्होंने कहा कि उनके पास बांस नहीं है, लेकिन 3 पौधे हैं जो इस विवरण से मेल खाते हैं, जिनमें खोखला पेड़, लाल हड्डी का पेड़ और बेरहम घास शामिल है, और उनके इलाके में केवल खोखला पेड़ ही पाया जाता है। जब जादूगर से पूछा गया कि उसे इस पेड़ की क्या जरूरत है, तो उसने जवाब दिया कि यह बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आखिरकार उन्हें एक आदिम जल आपूर्ति प्रणाली बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए नायक ऐसे पेड़ ढूंढने निकल पड़े जो उनके बहुत काम आए। जब सरदार अपने प्रयासों से पेड़ों को तोड़ते हुए शमन काम पूरा होने का इंतजार कर रहा था, इसके बाद युवक पेड़ की जांच करने के लिए उसके पास गया और उसने देखा कि उसकी बाह्य त्वचा बहुत घनी थी और उसकी मोटाई और तन्य शक्ति अद्भुत थी। उस व्यक्ति ने समझाया कि यह पेड़ प्रकृति द्वारा उनके लिए बनाया गया एक वास्तविक पाइप है। तब मुखिया ने स्वीकार किया कि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि शमन इस लट्ठे का क्या करने वाला है। और फिर एक लड़की ने नायकों को बुलाया और कहा कि ब्लैक फेंग ने पानी मिल गया। सुबाई ने मुखिया से कहा कि वह लट्ठा उठाकर दूसरों के पास ले आए और लेखक बाद में योजना समझाएगा। जब सब फिर से इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि ब्लैक फेंग सचमुच पानी से एक खाई खोदने में कामयाब हो गया था। युवक खुश था कि भूजल मिल गया था और उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसा पहली बार किया है, क्योंकि उसने ऐसा पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। नायकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे सचमुच पानी खोदने में कामयाब हो गए हैं, और युवक सोच रहा था कि अगर वे कोशिश करे तो अगर कोई जल सेतु बनाता तो जानवर उसे तुरंत तोड़ देते। इसलिए उसने तय किया कि उन्हें एक जलाशय बनाना होगा। यानुआ चिल्लाई कि अगर पानी आसानी से खोदा जा सकता है तो यह गांव में ही किया जा सकता है, जिस पर उसकी दोस्त ने जवाब दिया कि अगर यह ऐसे ही काम करता तो ओझा तुरंत गांव में ही इसे करने का आदेश दे देते। सुबाई ने समझाया कि पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है और गांव अच्छी जगह पर नहीं है, क्योंकि आसपास कोई पेड़ नहीं है, यानी पानी नहीं है भी नहीं। नेता पूछता रहा कि उन्हें पेड़ की जरूरत क्यों है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उस आदमी ने समझाया कि वे पानी निकालने के लिए पेड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी धीरे धीरे टैंक में इकट्ठा होता है तो वह ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी फैलने लगेगा, लेकिन अगर वे टैंक में एक खोखला पेड़ खोदते हैं तो पानी उसके खाली गड्ढे से होकर बहेगा। इसलिए ओझा ढेर सारी लकड़ियां खोदना चाहता है जब तक कि पानी गांव तक न पहुंच जाए, और इस तरह उन्हें पानी मिल जाएगा। यह सुनकर नायक शुरू हो गए इतने अच्छे विचार लाने के लिए युवक की प्रशंसा करें। यू यिंग को अभी भी समझ नहीं आया कि पानी जलाशय में कैसे रुका रहा और जमीन में नहीं गया। लेखक ने सब कुछ इस तथ्य से समझाया कि झील में हाइड्रोस्टेटिक दबाव ज्यादा होता है, लेकिन गड्ढे में यह कम होता है, इसलिए जमीन में बहुत कम पानी रिसता है। और फिर युवक ने सोचा कि किताबों के लिए उसने जो कुछ सीखा था वह उसके जीवन में काम आया। जब युवक ने लड़कियों की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह जो कह रहा था उसका एक शब्द भी समझ नहीं पाया, इसलिए वह वहीं रुक गया। और चूंकि अब कोई और सवाल नहीं था, इसलिए टीम के काम पर लगने का समय आ गया था। सुबाई ने बाकी लोगों को कुछ टहनियां और घास इकट्ठा करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें जलाशय को जानवरों से बचाना था। और उसके बाद यान हुआ और ब्लैक फेंग को पानी पर नजर रखने के लिए जलाशय के पास रुकना होगा। और लड़के ने सरदार से उसे गांव ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उस युवक के पास बाकी निवासियों के लिए भी आदेश थे। गांव में एक युवा ओझा ने सभी को घोषणा की कि अगर वे प्रयास करें
तो आने वाले दिनों में वे पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। लेखक ने आदेश देना शुरू किया, या कहते हुए कि टोटेम योद्धाओं का काम रिजर्व द्वारा संभाला जाएगा और म्यमन प्रभारी रहेगा। शाहूट और अन्य टोटेम योद्धा इस समय झील के रास्ते की रखवाली करेंगे और बाकी को सभी जानवरों को भगाना होगा ताकि वे काम में बाधा न डालें। फायरहॉर्न पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। पेड़ और गाते हुए मेंढक उन्हें जोड़ेंगे और जड़ नीचे की ओर होनी चाहिए ताकि पानी गांव में बह सके। फिर उन्होंने ओझा से पूछा कि पेड़ों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वे आपस में चिपकते नहीं हैं और पानी बाहर निकल जाता है। सुबाई ने लकड़ियों का आकार इस तरह बनाया कि वे आपस में फिट हो जाएं। इससे मुझे ओझा की फिर से प्रशंसा हुई, जो ऐसे अनोखे उपाय निकालता है। इस तरह 2 दिन की कड़ी मेहनत बीत गई, जिसमें गांव के सभी निवासियों ने हिस्सा लिया और लोगों की मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि आखिरकार पानी उनके घर में बने पाइप से पानी बह रहा था। सभी खुश थे क्योंकि ओझा की बदौलत अब गांव में पानी आ गया था। लोगों की चीखें उस समय सुबुबाई के साथ मौजूद युवा मीको ने सुनी। उसने युवक से कहा कि गांव वाले उसके बहुत आभारी हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद की थी। जिस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि गांव वाले खुद महान हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने हर काम उसकी सोच से भी जल्दी पूरा कर लिया। फिर उस युवक ने यूयिंग से कहा कि वह चाहता है कि एक नया नियम लागू किया जाए कि पानी में अदृश्य छोटे कीड़े थे, इसलिए उन्हें मारने के लिए पानी उबालना पड़ा। हालांकि कई लोगों को अब भी लगा कि यह पूरी तरह बकवास है, क्योंकि अगर कोई ओझा कुछ ऐसा देखता है जो दूसरे नहीं देखते, तो इसका मतलब है कि उसे बस भूत दिखाई दे रहे हैं। ओझा ने भी कहा कि भृंगों में कुछ भी नहीं था, क्योंकि अकाल के समय वे जानबूझकर उन्हें खा जाते थे और कुछ भी भयानक नहीं होता था। और फिर मीको दूसरों को समझाने की कोशिश करता रहा। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता रहा जिसे उल्टी हो रही थी और पानी में इन कीड़ों की वजह से उसे पूरे 1 हफ्ते तक बुखार रहा। लेकिन सब उस लड़की से सवाल करते रहे, कहते रहे कि वह किसी बकवास पर यकीन करती है। और फिर उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह के तर्कों के लिए कमजोर है। और फिर नायिका को याद आया कि वह वो है, इसलिए उसे मजबूत होना होगा ताकि ओझा उससे निराश न हो। और फिर उसने बाकियों से कहा कि शोर न मचाएं और ध्यान से सुने। फिर युवान ने आगे कहा कि ओझा ने खुद उससे कहा था कि लोग शायद यह बात न समझें, लेकिन उसने समझ लिया। उनका हित न चाहो, इसलिए जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता वह अपना ध्यान रखता और ओझा इसके लिए दोषी नहीं होता। ये शब्द निवासियों को आश्वस्त करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्हें ऐसे मामले याद आने लगे थे जहां लोग वास्तव में दस्त से मर जाते थे, जो गंदे पानी के कारण हो सकते थे। सुबाई स्वयं इस बात से प्रसन्न थे कि उबले हुए पानी का प्रचलन जोरों पर था। उस व्यक्ति ने नायिका से पूछा कि क्या उसने लोगों से कहा था कि उन्हें पानी के ठंडा होने तक इंतजार करना होगा और उबलता पानी नहीं पीना होगा। और उसने हाँ में जवाब दिया। युवक ने सोचा कि चूंकि उसे जनसंख्या बढ़ाने का तरीका नहीं पता, इसलिए वह मृत्यु दर कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और फिर उसे सभी को भोजन और स्वच्छता की व्यवस्था करनी होगी। और फिर युवक ने आखिरकार देखा कि यूयिन उसके घर में कुछ ऐसा कर रही थी जो उसकी समझ से परे था। इसलिए सुबी ने अपनी मीको से पूछा कि वह क्या कर रही है, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि वह पुआल बिछा रही है, क्योंकि उसे सोने के लिए कोई जगह चाहिए। यह अप्रत्याशित था कि नायिका, पता चला, खुद को सोने के लिए एक जगह बना रही थी। युयान ने युवक को समझाया कि मीको को ओझा के साथ रहना चाहिए और फिर सोचा कि सुबुबाई ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वह पूछ रहा था। उस आदमी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि वह इसके खिलाफ था, उसे बस एक बात की चिंता थी जिसके बारे में उसने बात करना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गया। इस बीच युवक के विचारों में बस एक ही बात थी, उसे बहुत डर था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। लेकिन उसने फिर भी मीको को इस बारे में नहीं बताया। रात हो गई, लेकिन लेखक नींद न आए, इसलिए वह बिना हिले डुले वहीं लेटा रहा। फिर सुबाई ने लड़की से पूछा कि क्या उन्हें सचमुच इतने पास लेटने की जरूरत है, क्योंकि इससे उसे बहुत असुविधा होती है। तब नायिका ने जवाब दिया कि उसे जरूर जरूरत होगी, क्योंकि हालांकि वह ज्यादा ताकतवर नहीं थी, फिर भी जरूरत पड़ने पर वह उसे भागने के लिए कुछ मिनट जरूर दे सकती थी। युवक ने सोचा कि यूयिन को ही उससे दूर भागने की जरूरत है। फिर उसे याद आया कि कल बहुत काम है, इसलिए उसे थोड़ी नींद लेने की कोशिश करनी होगी। तो लेखक ने शुरू किया, भेड़ों की गिनती करो।
जिनमें से एक भेड़ यान हुआ के चेहरे वाली दिखाई दी। इस वजह से वह लड़का उस लड़की के बारे में सोचने लगा और फिर उसे याद आया कि उसके नितंब कितने मजबूत थे। युवक खुद भी अपनी सोच से असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपने दिमाग से सारे अनावश्यक विचार निकालने की कोशिश की। यूइन का प्रेमी उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि अगर जादूगर ने मीको को बाहर निकाल दिया तो वे जरूर उस पर हंसेंगे और सुबी ऐसा नहीं चाहती थी। जादूगर ने फैसला किया कि चूंकि वह